सेक्टर हो सकता है हमारे लिए। तो मैं मोहम्मद बिलाल जो टेक्लॉजिक से हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने जो है ना अपना कीमती वक्त दिया। और अपना मैं मोहम्मद बिलाल एक और जो हमारे मशीन लर्निंग हेड एंड ट्रैक के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जो है ये बूट कैंप कंडक्ट करवाया, ताकि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा को नॉलेज जो है ना हम फैला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ओवर टू यू एंड ओवर टू आवर गेस्ट। और अब हमारे मशीन लर्निंग के हेड मोहम्मद बिलाल, अब आप अपने अगर ख्यालात का इज़हार कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू टू ऑल कि आप सब ने यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन किया। तो आज हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें हम इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से जॉब्स और इंटर्नशिप्स के बारे में कंटेंट को कवर करेंगे। मैं आपको अपने कुछ मॉड्यूल्स प्रेजेंट करवा देता हूँ तब तक, जो कि हम नेक्स्ट कुछ डेज में कवर करवाएंगे। जी। तो आज फर्स्ट मॉड्यूल है जो कि गेस्ट स्पीकर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, इंटर्नशिप्स और स्टडी ऑप्शंस के एतबार से है। इसमें इंटर्नशिप्स के आप जिस भी डोमेन में, एमएल में है, वेब डेवलपमेंट में है, या किसी भी डिपार्टमेंट से हैं जो कि आप कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, तो मार्केट में जॉब ट्रेंड्स के एतबार से बात होगी। सेकंड मॉड्यूल में हम मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि बिल्कुल एक बिगिनर लेवल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है एक्चुअली में, ये किस तरह डोमिनेट कर रही है आज के टाइम में। फिर हम थोड़ी सी टेक्निकल लाइब्रेरीज़ को देखेंगे जो मशीन लर्निंग में इनिशियली स्टार्ट करने के लिए होती हैं लाजमी। फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा कुछ एल्गोरिदम्स के, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। बेसिक एल्गोरिदम्स हम इस मॉड्यूल में कवर करवाएंगे। वो एल्गोरिदम्स हम इसमें कवर करवाएंगे जो कि मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए इसेंशियल होते हैं। फर्दर हम फोर्थ मॉड्यूल में कुछ एडवांस चीज़ों को देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स को देखेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन के बारे में कुछ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और एट द एंड हम जो कि ट्रेंड है चैट जीपीटी या बॉट, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनको देखेंगे कि इनको हम कैसे जो है वो, एक तो ये देखेंगे इनकी जर्नी क्या है कि ये किस तरह जो है वो यहाँ तक आए हैं। और दूसरा हम इनके आर्किटेक्चर्स को हल्का सा देख लेंगे और ये देखेंगे कि हम इनको यूज़ करके फर्दर किस तरह मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और इनको अपने फ़ायदे के लिए और अपने यूज़ के लिए किस तरह हम इनकी फुल पावर को यूज़ कर सकते हैं। बिलाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी स्लाइड्स नहीं शो हो रही थी, तो ज़रा काइंडली उसको ज़रा सही कर लें, देख लें। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आपको नहीं हो रही होंगी लेकिन हो रही थी शो। ओवरऑल हो रही थी। हाँ जी, हो रही थी। चलें ठीक। जी, आप कंटिन्यू करें। अब मैं साथ साथ गेस्ट स्पीकर का इंट्रोडक्शन कराती जाती हूँ जो कि मोहम्मद बिलाल हैं। ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूआईटी लाहौर। ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन ही हैज़ completed 2 years of internship in machine learning. He has experienced as a data engineer in Technologics as well. और ये ACM के as एक एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल असेंबली मेंबर भी रह चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं इस बूट कैंप का बाकायदा आगाज़ करूँगी गेस्ट स्पीकर से। मोहम्मद बिलाल, ओवर टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। है तो बेसिकली स्टार्ट करते वालेकुम वालेकुम हैं। सलाम। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उमेर एंड बिलाल आपका फॉर द इनविटेशन। तो बेसिकली मुझे पहले एक चीज़ चाहिए होगी कि अगर कोई अगर MS टीम्स में ये रेज हैंड का फीचर अगर मौजूद है तो ये सिर्फ ये बता देंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, या अगर चैट में बता दें। मेरे ख्याल से मुझे चैट नहीं शो होगी कि कितने यहाँ ऑडियंस में से कितने लोग फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होंगे, या उस हिसाब से हम स्टार्ट करें। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैंड रेज कर रहे हैं या
चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड्स जो कुछ बनी हुई थी वो अगर कोई शेयर कर सके। जी बिलाल, मैं करता हूँ शेयर। स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? जी विजिबल है। इसको स्लाइड शो पे अगर कर दें आप। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वेबिनार के बाद के सारे लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर इसको सुन रहे होंगे और उनको सब चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। नॉर्मली ये होता है कि वेबिनार के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं जहन में जो जो बाद में बंदा उसको सर्च करता है और उन पर बंदा कुछ देन टेक्निकल स्किल्स में बंदा उस पर लेना स्टार्ट कर देते। बट हम बेसिकली हमारा आज जो अगर सेशन है इसमें हम मेनली फोकस ये रखेंगे कि अगर आप सारे स्टूडेंट्स में अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही होंगे या थर्ड ईयर से भी होंगे, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स उस वक्त बच्चों को फेस होती हैं फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कि उन्होंने कहाँ जाना है और लाइक करना क्या आखिर डिग्री करके, और उसके बाद उनके पास ऑप्शंस हैं कौन कौन से, तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। और इंटर्नशिप जो बेसिकली जो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत से स्टूडेंट्स को होती है कि इंटर्नशिप्स की कहाँ पर इंटर्नशिप्स की जाए, किन फील्ड्स में इंटर्नशिप्स की जाए, और उनसे रिलेटेड भी हम कोशिश करूंगा कि उस पर थोड़ी सी बात कर लें। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं बिलाल। अच्छा, बेसिकली जो इंटर्नशिप्स की टाइप्स बहुत मैटर करती हैं कि किस तरीके से इंटर्नशिप ली जाती है। पहले तो ये बात है कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंटर्नशिप्स अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत कोई कोडिंग या डेवलपमेंट लेवल की कोडिंग इंटर्नशिप मिल जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको ऐसे कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज अनटिल अनलेस आप इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं, गूगल समर ऑफ कोड में या इस तरह की जगहों पे अप्लाई करते हैं, देन यू आर एलिजिबल इनफ। बट अगर आप पाकिस्तानी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो आपको जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आपको मिलती हैं आफ्टर 6 सेमेस्टर। आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, और या आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन तो मेरे ख्याल से जॉब की ही मोस्टली जॉब होती है, अच्छी मिल जाती है आईटी ग्रेजुएट्स को, और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को। तो बेसिकली आपको जो फोकस जो 3 तरह की जो इंटर्नशिप होती हैं, स्किल बेस्ड, यूनिवर्सिटी बेस्ड और कोडिंग बेस्ड। अब उसमें ये चीज है कि जो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप है वो क्या चीज होती है। अब देखिए, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर होंगे तो आप लोग नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। उसमें बेसिकली आपको नॉर्मल सी जो कोडिंग होती है कि कोडिंग का जो एक समझ लीजिए बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें उससे निकल के लाइक आपको कोई कोई कंपनी क्यों इंटर्नशिप देगी कि आपको आपको इस बेस पे तो इंटर्नशिप देगी नहीं कि आपको फॉर लूप बहुत अच्छा लगाना आता है। तो लेकिन जो एक स्किल बेस्ड जो इंटर्नशिप होती है ना, उसमें ये होता है कि आप अगर जैसे आप लोगों ने किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसने वेबसाइट्स डेवलप की हुई हैं, बट उससे काम नहीं चलता। आपने अगर वेबसाइट्स डेवलप की हुई हैं किसी को नहीं पता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट्स डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट में कोई ऐसा काम किया है, उसे ओपन सोर्स किया हुआ है गिटहब वगैरह के ऊपर, या उसको साथ साथ आप उसकी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से मुराद है कि आप उसको मीडियम वगैरह पर उसका एक आर्टिकल डाल रहे हैं, आर्टिकल बना के, तो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप में ये होता है कि आप जब आप और ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये इंटर्नशिप और जॉब आप दोनों के लिए आप इसे बेशक कंसिडर कर लें। इसमें ये होता है कि जब स्किल बेस पे आप जाते हैं, आपने एक स्किल पर कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, आप प्रोडक्ट बना के आपने उसको गिटहब पे डाल देना है, आपने उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग कहाँ पर लिखना है? मीडियम पे ब्लॉग आपने लिख देना है। अब आपने ब्लॉग लिख दिया और आपने उसका एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाल दिया, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दी। अब ये है कि दुनिया को आपका पता है मीडियम पर ब्लॉग कौन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टेक्निकल रिक्रूटर्स। टेक्निकल रिक्रूटर्स आपका ब्लॉग पढ़ते हैं मीडियम के ऊपर, और जो आप लिंक्डइन पर डालते हैं वहां आपकी ऑडियंस देखती है कि आप एचआर देखते हैं, तो वहां से आपको हायर किया जा सकता है इंटर्नशिप्स में, जो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप्स जो लिंक्डइन पे आती हैं।
वहां पर लिंक्डइन पर भी आती है, नॉर्मली भी जो आती हैं, तो आपको डायरेक्टली रिक्रूटर्स रीच आउट भी मोस्ट ऑफ द केसेस में कर लेते हैं कि अगर आप वहां पर आप चीजें सही से आप सोशली प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है, अब कोडिंग बेस्ड जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो ऐसे हैं कि अब मोस्टली जो, अगर हम इंटरनेशनली इसको देखें, क्योंकि आईटी का जो सेक्टर है वो आप उसे पाकिस्तान तक आप कर नहीं सकते होंगे, मोस्टली अब लोग रिमोट जॉब्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब जो इस वक्त जो इंटरनेशनली रुझान चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप लीड कोड के ऊपर, हैकर रैंक के ऊपर आप लोग जो इजी लेवल की, देखिए लीड कोड और हैकर रैंक का आई डोंट थिंक के यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता। तो लीड कोड और हैकर रैंक पर अगर आप लोग जस्ट इजी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, 15 से 20 प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं सॉल्व, तो आपकी जो कोडिंग की बेस स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका अच्छा बन जाता है। आप जब कोडिंग वहां पर अच्छी आपकी आ जाती है तो आपके लिए कोई भी जो कंप्यूटर की डोमेन में कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम जो होता है ना वो इतना कोई रह नहीं जाता कि आप उसको सॉल्व ना करें। तो आपको जो बहुत से जो आपको आगे से इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स आती हैं, मोस्टली जो बड़ी कंपनीज जो हायर करती हैं वो आपको कोडिंग की बेस पे करती हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इंटरव्यूज जो होते हैं आपके, वो ये नहीं होते कि वो आपको किसी जज करते हैं कि अच्छा आपने क्या काम किया हुआ है। तो वो आपको जो आपके इनिशियल सारे इंटरव्यूज होते हैं वो होते हैं कोडिंग की बेस पे। आपके वो कोडिंग इंटरव्यूज लेते हैं कोडिंग, और वो कोडिंग इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते कि आप कोडिंग में बहुत वो डीप डाउन देख रहे हैं कि कोडिंग इसको कितनी आती है। उसमें लॉजिकल माइंडसेट चेक होता है कि आपको लॉजिक बनानी आती है कि नहीं आती, और वो लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी चेक करते हैं। और उसमें थोड़ा बहुत जो होता है कि कोडिंग का सिंटेक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत चेक होता है, लेकिन उसकी इतनी वेटेज नहीं होती। तो कोडिंग और स्किल बेस्ड इंटर्नशिप थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, बट जो स्किल बेस्ड जो इंटर्नशिप होती है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज ऑफर करती हैं आपको, जो मोस्टली इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान लेवल पे जो स्टार्टअप्स होंगे या थोड़ी मिडिल साइज कंपनीज होंगी वो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप्स ऑफर करेंगी। वो वहां पर वो सीधा वो देखेंगे अच्छा किसी बच्चे ने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट की बेस पे बच्चे को हायर कर लेंगे, इंटर्नशिप पे हायर कर लेंगे आपको। अगर आप ग्रेजुएटेड है तो आपको उसकी बेस पे भी वहां पर जॉब में भी हायर कर लेंगे। और जो कोडिंग बेस्ड होती हैं वो बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, गूगल है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको कोडिंग बेस्ड जो होती है ना जॉब्स होती हैं, इंटर्नशिप्स, मतलब आपको पाकिस्तान के लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, आपको जो बड़ी कंपनीज ऑफर करेंगी वो कोडिंग बेस्ड करेंगी। तो अगर आपकी कोडिंग के बेसिक स्ट्रांग है तो आप जितने भी पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज हैं आप वहां मार नहीं खा सकते, वहां आपको इंटर्नशिप्स या जॉब्स होंगी वो आपको मिल जाती हैं। अच्छा, तो अच्छा बेसिकली ये चीज होती है कि मोस्टली एक ये क्वेश्चन होता है, मेरे ख्याल से अगर बोरिंग हो रहा हो तो मोस्टली क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ऑडियंस का ये हो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हैंड रेज कर दें कि कौन कौन ये कहते हैं कि उसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या अगर प्रोग्रामिंग में उसको इंटरेस्ट हो भी उससे समझ ना आ रही हो प्रोग्रामिंग की। अच्छा देखिए प्रोग्रामिंग में बेसिकली देखें जो ये चीज होती है ना, हम मोस्टली सोच, बहुत से लोग बच्चे ये भी होते हैं, स्टूडेंट्स ये होते हैं कि सोच लेते हैं अच्छा प्रोग्रामिंग में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो या तो डिग्री को छोड़ देते हैं या डिग्री से बहुत उकता जाते हैं कि वो लोग या तो ठीक से फिर जीपीए उनका गिरना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल वो डिफरेंट पाथ पर ना वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि इंडस्ट्री में आप जब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से अराउंड 30% जो होते हैं ना जो आगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो ठीक से कोडिंग कर रहे थे, पूरा दिन बैठ के कोडिंग कर रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप ये नहीं है कि आप जब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हुए हैं तो आप कोडिंग ही, पहले तो बात ये है कि इसमें अगर बिलाल अगली स्लाइड पर चले आप। अच्छा बेसिकली जो टाइप्स होती है ना जो आगे आप जिसमें जिस करियर में परस्यू कर सकते हैं, तो उसमें आपके पास जो सबसे पहली जो एक तो आप ये कि आप एज अ कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हायर होते हैं। कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ आप क्यूए इंजीनियर, आपके पास क्यूए इंजीनियर की आपके पास एक पोस्ट होती है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग भी होती है, तो वो टेस्टिंग कौन करता है? वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है, क्यूए इंजीनियर, तो वो उसकी टेस्टिंग करता है। और क्यूए इंजीनियर्स की ये नहीं कि सैलरी उनकी कम होती है, अक्सर मिथ होता है, कुछ कंपनीज में हो सकता है थोड़ी सी कम हो, लेकिन
मोस्टली कंपनीज में जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करते हैं उतना ही हायर करते हैं, उतना ही सैलरी अर्न करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो बेसिकली क्यूए ऐसी फील्ड होती है जिसमें कोडिंग नहीं होती। फिर आप आ जाइए डेवऑप्स की तरफ। डेवऑप्स में ये होता है कि आप डेवलपर्स के ऑपरेशंस देख रहे होते हैं। आप जो डेवलपर्स जो कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग ये तो होता नहीं है कि आप सिर्फ कंसोल पे आप पाइथन का कंसोल आपने निकाला है या सी प्लस प्लस कंसोल निकाला है और उसके बाद कोडिंग की, वही आप क्लाइंट को दे देंगे। पूरे प्लेटफॉर्म्स बन रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म को मैनेज कौन कर रहा होता है? वो डेवऑप्स इंजीनियर कर रहा होता है। और डेवऑप्स इंजीनियर की, मैं जिन कंपनीज का मुझे पता है, डेवऑप इंजीनियर की भी उतनी ही सैलरी होती है जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी होती है। तो आप डेवऑप्स की तरफ भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक फील्ड आती है यूआई एंड यूएक्स। अब यूआई यूएक्स में ये होता है कि अब इसमें भी आपके पास कोडिंग नहीं होती। आप मोस्टली यहाँ पर आई थिंक ट्रैक भी जो इस वेबिनार करवा रही है, इसमें मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे। ग्राफिक डिजाइनर्स का भी ये होता है कि मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर्स को मैंने ये देखा है कि वो कह रहे थे यार ये ग्राफिक डिजाइनिंग तो वो नॉन टेक्निकल सी चीज है, अब इसमें जाके क्या करना है, क्या फ्यूचर निकालना है। बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म बनता है तो उसके सबसे पहले उसका यूएक्स उसका तैयार होता है। अब सारी जो भी उसकी चीज डिपेंड कर रही थी वो यूएक्स के ऊपर होती है। और आपका एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर आपकी उतनी ही सैलरी होती है जो आप सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्न कर रहे होते हैं। और जितनी बड़ी कंपनी है वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उनको हायर करती हैं और वो जीरो कोडिंग होती है उसमें। और आप विदाउट कोडिंग भी आप अच्छा खासा करियर परस्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आ जाती है, इंफ्रा इंजीनियरिंग। उसमें भी यही होता है कि जो जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोडिंग करते हैं उनको कोई ना कोई मैनेज कर रहा होता है। वो हार्डवेयर लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, मतलब हार्डवेयर नहीं कर रहे होते, बट थोड़ा सा ये होता है कि वो सर्वर लेवल पर थोड़ी सी मैनेजमेंट हो रही होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भी ये होता है कि आपको कोडिंग बहुत मिनिमम होती है। अच्छा, और पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ये फील्ड डिफरेंट नहीं है। ये मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन लोग सबको हायर करती हैं। उनकी टीम्स होती हैं, कोई टीम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की टीम है, कोई टीम है क्यूए इंजीनियरिंग की टीम है। एज ए जब फ्रेश ग्रेजुएट आप हायर होते हैं तो आप उन टीम्स में भी जा सकते हैं जिनमें कोडिंग कम हो। बट पहली तो बात ये कि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो कोडिंग का ये नहीं होता कि आपने पूरे दिन भाई कोडिंग करनी है, सुबह आना है शाम तक आपने कोडिंग करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से आप 2 घंटे कोडिंग करेंगे, आपका काफ़ी टाइम आपका मीटिंग्स में जाएगा, आपका काफ़ी टाइम आपका क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में जाएगा कि क्लाइंट बेसिकली चाह क्या रहा है आपके काम से, या क्लाइंट बेसिकली करवाना क्या चाहता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, अच्छा इसमें करना क्या है, उसके बाद रिसर्च का पार्ट आया था। और दूसरी बात कोडिंग का, अब जब से चैट जीपीटी आया है, इवन तो हमारा जॉब में भी हमारा भी बहुत सा काम चैट जीपीटी से हो जाता है। तो बेसिकली जब से चैट जीपीटी आया मेरे ख्याल से ये वाला जो एक चीज़ है कि प्रोग्रामिंग नहीं होती, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको बस लॉजिक बनानी आनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक बनानी आती है तो मेरे ख्याल से आप अगर आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है तो कोडिंग का जो सिंटेक्स लिखना होता है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप उसको कहीं से भी सर्च करके चैट जीपीटी पे आप उसका प्रॉब्लम दें, आपको वो लॉजिक बना के दे देगा। बट ओनली यू नीड इज कि आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है। अच्छा, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। पहले किसी क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई अगर फ्रॉम द ऑडियंस अगर कोई अपना क्वेश्चन चैट पर भेजना चाहे, आई डोंट नो कितने लोगों के पास चैट इनेबल्ड है, बट आई गेस हमें फिर भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। या अगर आई थिंक कोई माइक इनेबल बल्कि रहने दें, कोई चैट के ऊपर अगर जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बता सकें कोई अगर सवाल आ रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली अभी तक सवाल मेरे ख्याल से आ भी रहा हो तो मैं चैट में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि चैट में कोई सवाल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो अच्छा, तो जो हम प्रिपेयर करते हैं जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए, देखिए सबसे पहले आपने जॉब्स या इंटर्नशिप में बात की कि अप्लाई आपने करना कैसे है। आपने जब आप सेकंड या थर्ड ईयर में आते हैं, पहले साल तो आपने ये होता है कि आपने
लगाना होता है, आपने अपना थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह बनानी होती है। सेकंड या थर्ड ईयर में अगर आप आ गए हैं तो आपने प्रिपेयर करना कैसे है इंटर्नशिप्स के लिए। तो उसमें आपके पास जो चीज़ें होती हैं, आपके जो हाथ में चीज़ें हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट कि आपके पास सब कुछ आ गया, अब जी आपको रिक्रूटर आपको रीच आउट कैसे करेगा या आप रिक्रूटर को कैसे रीच आउट करेंगे। अब उस इस ब्रिज को जो चीज़ गैप करती है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन को अगर आपको लिंक्डइन चलानी आ गई है तो आप किसी भी जॉब के लिए आप इन्हें बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपको बेसिकली लिंक्डइन चलानी आनी चाहिए। आप रोज तकरीबन 20 से 25 जॉब्स आपकी सॉफ्टवेयर की फील्ड में लिंक्डइन पर आती हैं, और अगर आप हर जॉब में अप्लाई करेंगे, बेसिकली मैंने अपने टाइम पर एक वक्त में 40-40 जॉब्स पे मैं रोज अप्लाई करता था, और उसमें से मुझे 100 में से आपको एक कोई होती है जॉब जिसका आपको, और अगर आप एज एवरेज 500 जॉब में आप अप्लाई करते हो लिंक्डइन में, सिर्फ आपने लिंक्डइन पर एक बटन पर क्लिक करना होता है इजी अप्लाई से, आप अप्लाई कर देते हैं वहां पर। अगर 500 जॉब्स में आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5-10 जगह से इंटरव्यू कॉल आएगी। 5-10 जगह से आपको इंटरव्यू कॉल आई है तो आपको बीच में से 2 जगह से आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो आपके जितनी जगह ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वहां से अब जो बेसिकली आजकल पाकिस्तान की जो मार्केट का हाल है, तो उसमें ये है कि आप जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे, मार्केट के सामने अपने आप को एक्सपोज करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके जो होते हैं ना जॉब्स के वो होते हैं चांसेस। अच्छा बिलाल, अगर वो फॉर्म आप शेयर कर दें मुझसे, आप क्वेश्चन था वो ऑडियंस से हम पूछ लेंगे, कुछ अगर क्वेश्चंस हमें पता चल जाएंगे ऑडियंस किस तरह के सवाल सुनना चाहती है। हम उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे पास पहले से कुछ काफ़ी लोगों ने लिंक्डइन पे पूछे थे, तो वो वाले सवाल मतलब स्टार्ट कर देता कि थोड़ा ऑडियंस का जो जो अटेंडीज हैं वो जो क्वेश्चन है वो उनके उन तक हम बोलेंगे कि आई थिंक शायद बोरिंग अगर हो रहा हो तो उस तरफ हम चल जाते हैं। अच्छा, जो जिनके क्वेश्चन है उनके माइक को हम अनम्यूट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस लिहाज से। ये मोहम्मद हमाद आई थिंक हैंड रेस कर रहे हैं, आई थिंक शायद उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, विच स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेवलपमेंट। चलिए ये सवाल को हम ले लेते हैं एज इंटर्नशिप और जॉब दोनों के लिए ले लेते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपके लिए डेवलपमेंट क्या चीज़ है, आपने वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपने वो ऐसे तो डेवलप हो नहीं जाएगी, आप जाएंगे जस्ट आप बनाएंगे, उसका फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे और आपकी वेबसाइट बन गई है। तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, आप उसमें आप बेसिकली कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट एक वेबसाइट नहीं होती। पहली तो बात ये है कि वेबसाइट एक पूरा एक सिस्टम होता है, जो आप सिस्टम डिजाइन करते हैं उसके अंदर आपका पूरा डेटाबेसेस का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके ऊपर आप पूरा आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा आ जाता है कि आपने सर्वर्स वगैरह कहाँ पर आपने प्लेस करने हैं। और फिर जब आप लॉजिक्स लगाते हैं तो ये नहीं होती कि आपने बस एक फ्रंट एंड बनाया, बटन है, बटन के पीछे कुछ थोड़ा बहुत वो जावास्क्रिप्ट वगैरह का कोड लगा हुआ और अब वो वेबसाइट्स चल रही हैं। उनके पीछे जो पूरा सिस्टम होता है वो पूरी लॉजिक्स लगी होती हैं, और वो लॉजिक्स कहाँ से आती हैं? वो कोड से आती हैं। अगर आपकी कोडिंग की बेसिस स्ट्रांग है तो आप जब भी कोई सिस्टम आप बनाने जाते हैं तो आप उसके अंदर एक मेन रोल आप बेसिकली प्ले कर सकते हैं। तो कोडिंग और डेवलपमेंट जो चीज़ें वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है। बहुत से लोग होते हैं मतलब कोडिंग डेवलपमेंट कर लो, कोडिंग का फायदा नहीं है। आप डेवलपमेंट जब करते हैं तो आप कोडिंग उनसे होती है, कोडिंग आपका थोड़ा, अरे कोडिंग पहली तो बात ये है कि आपको बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं उनकी बहुत अच्छी कोडिंग होती है, वो रोज असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, पता नहीं ऐसी सी यूनिक लॉजिक्स लगा रहे होते हैं, बंदा हैरान हो जाता है यार कोडिंग तो मुझे आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती कोडिंग। तो और वहां से बंदा सोचता है भाई मैं तो इस फील्ड में ना रह ही नहीं सकता। तो अब सबसे पहले तो ये बात है कि कोडिंग आपको आनी कितनी चाहिए, कोडिंग आपको कितनी आनी चाहिए, वो दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब मैं चैट में आई थिंक इनेबल नहीं हूँ, मैं साइड वाले टैब पे हैकर रैंक को लीड कोड खोल लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा उसको लीड कोड और हैकर रैंक को दिखा दूंगा जैसे लीड कोड हैकर रैंक है क्या चीज। तो अब होता ये है कि हम जो हैकर रैंक और लीड कोड होता है ना उसके ऊपर
आपने कोडिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके जितने भी आपके जिस भी इंटरव्यू में आपके कोडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, आप चाहे गूगल के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, चाहे आप पाकिस्तान की जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी के दे रहे हैं, मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, मैं टेक्नोलॉजिक्स में हूँ, या जितने भी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे, हम लीड कोड से जो 15-20 जो इजी क्वेश्चन है ना, अगर आपकी उनकी लॉजिक अच्छी हो गई है ना, तो आप जो बेसिकली जितनी भी कंपनीज के इंटरव्यूज आते हैं उन्हीं में से आते हैं। गूगल के जो इंटरव्यूज होते हैं वो लीड कोड और हैकर रैंक की मीडियम और इजी प्रॉब्लम्स में से आते हैं, वो भी हार्ड से नहीं आते। तो आपने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोडिंग को अच्छा करने के लिए करना क्या है, आपने लीड कोड के ऊपर जाना है। लीड कोड LEETCODE, इसको जस्ट सर्च करना है, पहली सर्च बार के ऊपर आपने चले जाना है, और आपने, अच्छा मुझे ये स्क्रीन शेयर आप इनेबल कर सकते हैं बिलाल? बिलाल अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर इनेबल कर दें, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली चीजें हैं क्या, कि मुझे ऑडियंस बहुत डिफरेंट लग रही है। किस तरह मतलब कह रहे हैं स्क्रीन शेयर को मुझे नहीं, आपको टीम्स एक्सेस? को जो भी हाँ, टीम्स को जो भी मैनेज कर रहे हैं, मुझे स्क्रीन शेयर इनेबल नहीं है, तो मैं वहां से खोल के दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये मैं करवाता हूँ, मैं हाँ, करवा देता हूँ। आपने बेसिकली कोडिंग करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने लीड कोड और हैकर रैंक के ऊपर आपने इजी प्रॉब्लम्स पर अपनी लॉजिक कर लेनी है स्ट्रॉन्ग। इजी प्रॉब्लम्स आपको लीड कोड और हैकर रैंक पे आ गई हैं, आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो लीड कोड और हैकर रैंक को आप बेसिकली, मैं कहता हूँ महीना आप दे देना, रोज 2-2 घंटे भी आप लीड कोड और हैकर रैंक को दे दें, आपकी कोडिंग ऐसी हो जाएगी, आप दुनिया की किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप जस्ट ये चीज़ है कि आप लीड कोड और हैकर रैंक कर रहे हैं तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। आप जिस वक्त आप लीड कोड और हैकर रैंक स्टार्ट करेंगे, आपका पूरा पाथवे होगा। आप लीड कोड और हैकर रैंक के इजी क्वेश्चन जैसे ही आपको करना शुरू होंगे, आपकी लॉजिक बनना शुरू होगी, तो आप उस ट्रैक पर खुद ब खुद ही चले जाते हैं, जो ट्रैक आपको एक बेसिकली जो इंडिया में जो बहुत एक ये चीज चल रही है ना, एक पूरी हवा है इंडिया में कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का है एक ना रुझान। तो वहाँ ये होता है कि सारे लोग लीड कोड हैकर रैंक पर लगे होते हैं, वहां ज्यादा ये होता है कि लीड कोड और हैकर रैंक पर कौन स्टूडेंट ज्यादा कर रहा है काम। लीड को और कोड शेफ होता है, जो ज्यादा अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड शेफ पे चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि उनकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी होती है। अब इंडिया के लोग हमें क्यों हर जगह नजर आते हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे जिस भी कंपनी में देख लें, अब इंडिया के लोग वहां पर होंगे, और हम कहते हैं कि अच्छा जी इंडिया के लोग अब वहां कैसे पहुंच गए, हम क्यों नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज में जो भी इन्वायरमेंट बन चुका है ना, वो कोडिंग का इन्वायरमेंट बन चुका है। वो लोग वहाँ स्टूडेंट्स में एक जो कंपटीशन होता है वो कोडिंग की बेस पे होता है। अब वो लोग कोडिंग की बेस पर उनका वो चल रहा होता है, तो कोडिंग उनकी इतनी अच्छी हुई होती है कि जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हैं दुनिया की, वो चले जाते हैं उस कंपनी में, इवेंचुअली उस कंपनी में चले जाते हैं। और ऑब्वियस बात है कि अब आपका यूनिवर्सिटी में से एक लड़का उस कंपनी में चला जाएगा ना, तो आप उसको देखा देखी आप 10 लोग और उसके पीछे चले जाएंगे। तो वहां पर एक ये चीज है जो पाकिस्तान में लैग कर रही है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। वो ये है कि वहाँ कोडिंग का बहुत ना, और कोडिंग इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोडिंग का मुझे पता है कि कोडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत होता है यार, ये तो पता नहीं कौन लोग करते हैं, और ये पता नहीं इसमें कौन सी लॉजिक्स कैसे बनती हैं। आप जस्ट 5 से 6 इजी प्रॉब्लम्स आप जब कर लेंगे ना लीड कोड और हैकर रैंक के ऊपर, थोड़ा सा टाइम लगा के कर लेंगे, आपको सारी चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट में डिग्री किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं थी, पहले सेमेस्टर में मुझे पता भी नहीं चला था कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज। जो सेकंड सेमेस्टर था उसके उसके बाद से जो बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो मैंने स्टार्ट की, और वहां से जो है आपको समझ आ सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोडिंग की, ना मसला नहीं है उसमें। तो अच्छा, तो बिलाल वो आप अगर स्क्रीन शेयर मुझे इनेबल कर दें, स्क्रीन शेयर या स्लाइड्स ये शो कर दें। एक मैं बस कह रहा हूँ, और दूसरी ये है कि जिन लोगों के हैंड रेज हैं उनको उनके माइक को इनेबल किया हुआ है, वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से बिलाल वो स्लाइड्स ही शो कर दें, वहाँ स्लाइड से आगे चलते हैं, फिर स्लाइड्स ही वो शेयर कर दें।
अच्छा, अगली स्लाइड पे चलें, इसको काफी हमने कवर कर लिया है। अगली स्लाइड पर हम जा सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली मशीन लर्निंग पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग की बेसिकली पाइपलाइन होती क्या है, हम लोग मशीन लर्निंग तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा मशीन लर्निंग करनी है, वो स्कोप है और ये वो स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग हमें पता होता कुछ नहीं है, मशीन लर्निंग का करना क्या है हमने और अप्लाई उसमें कैसे करना है, और मशीन लर्निंग का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कैसे स्कोप है, और मशीन लर्निंग की जरूरत कहाँ पर होती है। तो बेसिकली जो पाइपलाइन होती है जो मशीन लर्निंग की, वो स्टार्ट ऐसे होती है कि आप डेटा, सबसे पहले आपने क्लाइंट ने आपको डेटा दे दिया, उसने आपको सीएसवी देनी है, आपको पकड़ा देनी है सीएसवी। अब आपने उस सीएसवी से आपने प्रेडिक्शन तक एंड तक पहुंचना है। तो अब कैसे पहुंचते हैं, जो पाइपलाइन होती है वो फॉलो ऐसे होती है कि आप मशीन लर्निंग जो होती है ना, उसमें जो सबसे पहले क्लाइंट ने आपको सीएसवी पकड़ा दी, सीएसवी क्लाइंट ने पकड़ाई है आपको, आपने क्लाइंट ने सीएसवी जब आपको पकड़ा दी, आपने उस डेटा को फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस होती है। आपने किसी भी लैंग्वेज के थ्रू सीक्वल या एसक्यूएल या पोस्टग्रेस, आपने उसको डेटाबेस में, डेटाबेस के प्रॉपर टेबल्स में डालना है। अब जब तक प्रॉपर टेबल्स में नहीं वो डेटा आएगा, उसमें आप उस वक्त तक आप उसको डेटा को किसी उसमें एनालिसिस भी नहीं कर सकते और प्रेडिक्शंस भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम सब जो बेसिकली जो फिर स्टार्टिंग में ये होता है कि जो डेटा इंजीनियर होता है ना, डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि सीएसवी की जो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो किसी भी चीज में यूज नहीं किया जा सकता, उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं डेटाबेस के लेवल पर, उसे प्रेजेंटेबल और उसको जो किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, वो एक डेटा इंजीनियर लेके आता है। तो डेटा इंजीनियर उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आता है। उसके उस जो डेटा इंजीनियर के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको सीक्वल यूज होती है ज़्यादातर, उसमें पाइथन लैंग्वेज यूज हो जाती है, क्लाउड यूज होता है, AWS है, एज्योर या और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें सर्विसेज मैनेज होती हैं। अब अच्छा, अब ये चीज़ कहने में तो बहुत आसान होती है, अच्छा ये डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना, उसके पीछे भी काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए लगते हैं। तो अब उस डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये डेटा ये सारी जो चीज होती है वो जाती है डेटा एनालिस्ट के पास। अब डेटा एनालिस्ट ने क्या करना होता है कि उसके बाद डेटा आ गया, अब डेटा उसने ये करना होता है कि जो डेटा उसके पास है, उसने बीच में से जो काम का डेटा है ना, काम का डेटा उसने निकालना होता है, और जो बाकी जो बिल्कुल फजूल डेटा होता है उसने निकाल देना होता है। तो ये क्यों उसने करना होता है, उसने इसलिए करना होता है कि उसने अब कोई भी डेटा उसके पास आया है, उसने उसमें से निकालना है कि कौन सा डेटा प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास जो बेनिफिशियल होगा। अब जो प्रिडिक्शन के लिए डेटा उसको लगेगा ये बेनिफिशियल होगा, उसको रखेगा, बाकी डेटा को वो निकाल देगा। अब उसने कैसे निकाल, उसके लिए जो टूल्स यूज करते हैं पाइथन और सीक्वल ही यूज होते हैं, मोस्टली सीक्वल यूज होते हैं, एसक्यूएल जो डेटाबेस के लिए होती है। अब उसके थ्रू वो चीजों को फिल्टर आउट करता है और डिफरेंट प्रोसेस लगाता है, और जो फजूल डेटा होता है जो आगे काम नहीं आ सकता होता, उसको वो निकाल देता है। अब जो डेटा एनालिस्ट ने जो फजूल डेटा है उसने निकाल के मशीन लर्निंग इंजीनियर को दे दिया। अब जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है वो क्या करता है, उसके पास एक डेटा आ गया, जो वो डेटा उसके पास है जो मोस्ट एफिशिएंट डेटा है जिससे वो प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। अब उसने उस डेटा को यूज करते हुए कोई एल्गोरिदम लगाना है। अब वो क्या करता है, अब वो एल्गोरिदम चूज करता है कि उसने कौन सा एल्गोरिदम इस डेटा के ऊपर लगाना है तो उसको बेस्ट प्रोडिक्शन मिलेगी। और उसमें जो वो चीजें होती हैं वो रिसर्च करता है कि कौन से पैरामीटर्स में ट्यून करूंगा, और कौन से पैरामीटर्स को ट्यून करने के बाद में उसको मैं प्रिडिक्शन अच्छे से अच्छी ले सकता हूँ। तो जितनी अच्छी प्रिडिक्शन होगी आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा काम करेगा। तो क्यों इसको मैं थोड़ा स्क्रैच पे कर जाऊँ, देखें अगर आप मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई ना कोई फेस डिटेक्टर तो लगा ही होगा ना। आप फेस डिटेक्टर पे आपने डिटेक्शन करनी होती है कि ये वही बंदा है कि नहीं है, तो उसमें प्रिडिक्शन होती है। अब जितनी अच्छी प्रिडिक्शन के साथ बताएगा कि 99% प्रिडिक्शन उसने दी है कि ये बंदा फलां जो भी बच्चे के नाम से उसको लेबल हुआ है वो वही बच्चा है, तो वो आपका जो मॉडल है वो उतना ही अच्छा है। तो वो उसने प्रिडिक्शन के लिए वो एल्गोरिदम डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा एल्गोरिदम लगाए। तो वो उसमें रिसर्च होती है पूरी, वैसे मशीन लर्निंग की जो फील्ड होती है उसमें ज्यादा रिसर्च है, डेटा इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट ज्यादा है, और डेटा एनालिसिस में डेटाबेस के साथ जो आपने खेलना होता है सीक्वल जो होती है वो ज्यादा है आपके पास।
फिर उसके बाद मेरे ख्याल डेवऑप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पे तो बात कर ली है, आप प्लेटफॉर्म्स को जो मैनेज करना होता है ये डेवऑप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स कर रहे थे। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। अच्छा बिलाल, अभी आप देखें, आप स्क्रीन अपनी इनेबल कर सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या बिलाल आप कंफर्म कर सकते हैं स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन अभी लोड हो रही है, होती है तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। जी हो रही है शेयर। अच्छा सही है। देखिए लीड कोड है, आपने जस्ट लीड कोड, ये मैं दिखा देता हूँ लीड कोड कैसा दिखता है, स्पेलिंग क्या है। तो आगे जो है प्रॉब्लम्स आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, हैकर रैंक लॉगिन वगैरह करके हैकर रैंक पे आप किस तरीके से वहाँ पर, आई डोंट थिंक मैंने लॉगिन किया हुआ इसके ऊपर, लॉगिन इस लैपटॉप पे हुआ कि नहीं हुआ। आपने जस्ट बेसिकली करना क्या है, आपने लीड कोड के ऊपर आपने फिल्टर लगाना है, और फिल्टर लगा के आपने इजी प्रॉब्लम्स जो है ना एरे लिंक लिस्ट की आपने कर लेनी है। आपके पास देखें लीड कोड आपने खोला है, आपके पास ये सारी टॉप इंटरव्यूज 150 ये भी आ गया। आपके लीड को मतलब आपके पास हर तरह के आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो मजे की बात ये है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन उनसे होते हैं ना लीड कोड से आपको मिल जाते हैं। आपने यहाँ लीड कोड से इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने उठाने हैं। ये देखिए आपको ये शो हो रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको शो हो रहे होंगे, ये आपको रैंडमली यहाँ पर ना मिले हुए क्वेश्चंस आपको। आपने जस्ट इसको फिल्टर लगाना है, फिल्टर ये लगाया, आपको किसी ये डिफिकल्टी यहाँ देखिए ये शो हो रहा है, आपने इजी पर लगा देना है। और आपने यहाँ पर आप दूसरा भी एक लगा सकते हैं, टॉपिक्स के साथ भी आप लगा सकते हैं फिल्टर। ये देखें अब आपने करना है कि आपने किस किस चीज़ का फिल्टर लगाना है। आपने एरे का लगाना है, एरे के बाद आपने लिंक लिस्ट पे लगा देना है। लिंक लिस्ट यहाँ स्पेंड कर लेते हैं इसको। इसमें आपने एक लिंक लिस्ट का फिल्टर लगा लेना। आप बेसिकली एक चीज होती है कि जो आपने ना जो मोस्टली जो इंटर्नशिप्स और जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स का जो होता है ना इंटरव्यू, वो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो एरेज के होते हैं, लिंक लिस्ट के होते हैं। ज्यादा ज्यादा करें कोई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के थोड़े से कोई एडवांस टॉपिक्स भी इंटरव्यू का अगर जिसमें मूड नहीं अच्छा वो पूछ लेगा। अदरवाइज ये एरेज का है, लिंक लिस्ट का है, इन्हीं में से ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मैंने जितने भी लास्ट ईयर जब मैं अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए, मैंने मेरे ख्याल जितने भी इंटरव्यूज दिए थे उसमें एरे लिंक लिस्ट के ही जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आते हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास हर डोमेन से आते हैं, आप चाहे ऊप हो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो। अच्छा और एक और चीज, एक जो मजे की बात है कि आपने जो इंटरव्यूज की तैयारी करनी है ना, आपने इंटरव्यूज की तैयारी जो करनी है, इंटर्नशिप्स को छोड़े हम जॉब के लिए, अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं कि चलो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास 2 साल है, मैंने ना जॉब की तैयारी करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आपने जो जॉब की तैयारी करनी है आपने उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का एक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे ऊप का सब्जेक्ट, उससे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक डेटा बेस एंड मैनेजमेंट डीबी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपने इन 3 सब्जेक्ट्स के आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, और जो प्रोग्रामिंग के सवाल हैं वो चंद टॉपिक्स हैं वो उनमें से करने हैं आप लोगों ने। और वो जो उनसे आपने कॉन्सेप्ट्स हैं इन 3 सब्जेक्ट्स के, आपके फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हर इंटरव्यू इन 3 क्वेश्चन से आते हैं, इवन द गूगल लेवल इंटरव्यूज जो उनसे होते हैं इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। आपको डीबी के जो डेटाबेस स्ट्रक्चर लैंग्वेज, आई थिंक वो सब्जेक्ट का नाम होता है, डेटाबेस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के आपको मोस्टली जिनसे यहाँ पर भी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक्स, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के सवाल हैं। आपको ये सारे सवाल आपको मतलब आप वो जिक्स फॉर जिक्स से जाके देख सकते हैं कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको ऊप के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए,
लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिर्फ एरे, लिंक लिस्ट और कुछ जो ग्राफ्स के, अगर आई थिंक कोई इंटरव्यू बहुत ही कोई हो तो ले सकता है मेरे ख्याल से, अदरवाइज तो एरेज और लिंक लिस्ट के आपने जो है ना इजी लेवल के क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट्स अपने बना लें, तो ये आपका जो है ना इंटरव्यूज आपके ये निकाल देंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे कर देंगे। अच्छा, मैं एक दो मेरे पास में क्वेश्चंस थे मेरे पास। अच्छा, स्टडीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बेसिकली आपको स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। इसके बाद आप चलिए इसके इस पे बाद में आते हैं, ये पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, लिंक्डइन पर ये अगर हम देखें तो लिंक्डइन पर आपके पास, अगर आप लिंक्डइन ये वेब ब्राउजर से ओपन करेंगे, ये आपके पास सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने जब जॉब पे अप्लाई करना है तो ये देखिए जॉब के मैं टैब के ऊपर गया हूँ, ये यहाँ सारी सजेस्टेड जॉब मुझे शो हो रही हूँ कि मैं इन्हीं फील्ड्स में मैं अप्लाई करता हूँ या करता था, या इन्हीं फील्ड्स के रिलेटेड मेरी जॉब वो पड़ी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन सारी है, तो मुझे इसी से रिलेटेड मुझे वो चीज़ें शो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? पीछे मशीन लर्निंग लगी हुई है, लिंक्डइन के पीछे यहाँ भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट चले आ गया। तो यहाँ पर आप लिंक्डइन के ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर अगर मैं शो ऑल पे करूँ तो मेरे ख्याल से ये फिल्टर की तरफ ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जॉब को सर्च बाय टाइटल, स्किल और कंपनी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी के साथ भी हम कर सकते हैं, रिमोट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आप और भी जितने जहाँ जिस जिस सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है उनके सिटीज़ का फिल्टर डालें, और जिस जिस कंपनी में आपने अप्लाई कर, जिस तरह के टाइटल्स के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ डालें। और आप यहाँ पर जब डालेंगे आपको सारी वो रेलिवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज शो होंगी। अगर चलें इसको अगर हम क्लिक करें, AWS डेटा पाइपलाइन इंजीनियर आई थिंक आ रहा है, देखें अब इसमें बताइए क्या होता है। अब लिंक्डइन इजी अप्लाई जो होता है, दो तरह का, आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है लिंक्डइन इजी अप्लाई और दूसरा होता है आप यहाँ फॉर्म का लिंक होता है, आप उसको ओपन करते हैं, पूरा फॉर्म फिल करते हैं, तो दो तरह के अप्लाई होते हैं। अगर मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ इसकी इस जॉब एप्लीकेशन के लिए, ऑल्दो आई एम नॉट विलिंग टू अप्लाई, चलें छोड़ें। यहाँ आप लिंक्डइन इजी अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा आप विद इन 10 सेकेंड्स आप अप्लाई करते हैं। मैं अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को यहाँ से आप ओपन करते हैं तो आप सीधा यहाँ पर आपने टैग देख लें, लिंक्डइन इजी अप्लाई जहाँ पर आ रहा होगा ना, वहाँ पर आप उसको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद जिन पर नहीं आ रहा होता वहाँ फॉर्म होता है, फॉर्म ओपन करके करना होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है, एक आपने जब फिल्टर लगाना है तो फिल्टर देख लें, यहाँ आ रहा है 1 month अगो और ये वो, इतनी पुरानी जॉब में अप्लाई नहीं करना। जो आपने अप्लाई करना है वो आपने जस्ट रिसेंट जॉब्स पे अप्लाई करना है, कि आपके पास विद इन 1 वीक के अंदर अंदर वो जॉब पोस्ट हुई हो, और ज्यादा चांसेस आपको इंटरव्यू के उस जॉब में होते हैं जो 3-4 दिन पहले ना पोस्ट हुई हो, तो उस पर ज्यादा फोकस आप लोगों ने रखना है। तो ये हो गया आपने यहाँ से। और अच्छा, आपने प्रोफाइल को अगर कस्टमाइज करना है तो ये देखिए आप लोगों ने करना ये है इसके ऊपर कि ये अगर आप ये यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो आपका बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, कि आपकी बेसिकली कोई भी प्रोफाइल खोलता है तो पता चल जाए कि अच्छा भाई ये बंदा है कौन, और ये बेसिकली है कौन बंदा, तो वो उसके स्किल्स बेसिकली क्या क्या हैं। अगर मैंने आज से मेरे 2 साल पहले मैंने सेट की थी प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको जॉब का जो जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वो आपको नजर आ रहा होगा, साथ जिन स्टैक्स में आप काम कर रहे होते हैं। आप क्लाउड पर काम करें, एज्योर आना चाहिए, क्योंकि एज्योर क्लाउड पर आजकल बेसिकली बहुत फील्ड जो इन डिमांड होती है क्लाउड है, तो आप एज्योर में काम करें, AWS में काम कर रहे हैं, किसी भी क्लाउड पे करें, वो आपका यहाँ डिस्क्रिप्शन में लाजमी होना चाहिए। किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो होनी चाहिए यहाँ पे, और क्या काम कर रहे हैं। मैं ETL डेवलपर हूँ, जो डेटा इंजीनियरिंग होती है फील्ड, उसमें ये आप यहाँ पर शो हो रही है, SQL डेटाबेस के लिए और SSIS, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो भी यहाँ पर आपको सारी आपके ना यहाँ पर होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। और जो एक और चीज़ है, अगर हम और आप लोगों ने यहाँ पर जो सारे आपने जो होते हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह, वॉलंटियर आप लोग कर रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ डाल देनी है। तो फिर उसके बाद फिलहाल कोई ऑडियंस में से कोई सवाल अगर पूछना चाहता हो नहीं सकता कुछ सवाल पूछना ना चाहता हो,
तो सवाल ले अच्छा, लेते हैं। ऐसा हाँ है कि जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं उनके माइक इनेबल हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है गाजी कि साहब, आपने जी जी आप पूछें। एक टाइम पे अगर एक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई सवाल पूछ रहा है? जी मेरा चलें क्वेश्चन है कि जी जी। कोडिंग बेस्ड इंटरव्यूज जो आपने जॉब का बताया है, इसमें पाकिस्तान का क्या स्कोप है, कोडिंग बेस्ड इंटरव्यूज और अच्छा, जॉब्स? कोडिंग बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं ना, वो आप अगर मैं बात करूँ ना, तकरीबन 7 से 8 जो बेसिकली कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो टॉप की जो हायरिंग करती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें नेटसोल, टेक्लॉजिक्स, क्योरएमडी, टेराडेटा, फिर I2C, और भी जितनी ये 8 से 9 पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज हैं, जो वो कोडिंग बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, वो एजुकेटिव हो गई पाकिस्तान में। बेसिकली सैलरी पर भी बात करेंगे कि सैलरी कितनी जो है आजकल मार्केट में चल रही है, एवरेज सैलरीज कितनी है, क्योंकि लोग वो मोस्टली स्टूडेंट्स ना सैलरीज के लिए वो निकल जाते हैं, और सैलरीज वो इन डिमांडिंग सैलरी लेते नहीं है स्टार्टअप में, तो छोटी मोटी जॉब्स पे चले जाते हैं। उस पर भी बात करेंगे। कोडिंग के इंटरव्यूज में अब ये सीन होता है कि आपके दो तरह के कोडिंग के इंटरव्यूज होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जब कोडिंग के जब सबसे पहला इंटरव्यू होता है, वो ये होता है कि आपको सबसे पहले इंटरव्यू ये भी हो सकता है कि वो कोडिंग के आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, या अक्सर आपको वो ऑनसाइट बुला के ऑफिस में वो इंटरव्यू ले लेंगे, या आपको ऑनलाइन ले देते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। वो जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिंक लिस्ट, एरे से रिलेटेड होंगे, फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, डेटाबेस से रिलेटेड आपको क्वेरी हो सकती है। बेसिकली जो कोडिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इंटरव्यूज में आते हैं, वो होते हैं लिंक लिस्ट और एरे से रिलेटेड ही होते हैं। और आप लीड कोड हैकरिंग से तैयारी कर लेंगे, वो आपके क्वेश्चंस वहां से निकल जाते हैं। और जो उसके बाद जो बेसिकली और वो उसी से रिलेटेड ही वो कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। आप अगर लिंक लिस्ट वगैरह इसमें लीड कोड वगैरह पे जाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल उस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में आते हैं। और आपने वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, आपने लिंक लिस्ट एरे से आपने कर लेना है तैयार। जो इजी प्रॉब्लम्स आपने लीड कोड हैकरिंग से ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की डीएसए की इजी प्रॉब्लम्स आपने प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आपने जो आपका दूसरी टाइप का रिकॉर्डिंग इंटरव्यू होता है, आपके जो पूरी पाइपलाइन में आपका जाता है, और दूसरा होता है आपका, आपने जो करना होता है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास पिलर्स कितने हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये तकरीबन समझ लें हर तरह के ही जो होता है ना इंटरव्यूज में आ रहा होता है। ये होता है थ्योरेटिकल कोडिंग क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऊप डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और डीबी से आपको कर रहे होते हैं। और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके फ्रॉम वही लिंक लिस्ट, एरेज, डेटा स्ट्रक्चर्स के जिनसे होते हैं ना, लीड कोड की इजी प्रॉब्लम्स में से ही वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। एज इट इज भी कंपनी उठा के देती हैं लीड कोड और हैकरिंग के ना क्वेश्चन, एज इट इज भी उठा के दे देती हैं। तो लीड कोड के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी है वो आप कर सकते हैं लीड कोड हैकरिंग से इजी का फिल्टर लगा के, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पर जाके। और जो अरे मैं अगर एक अपना एक इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस अगर शेयर कर दूं, टेक्लॉजिक्स में मेरे इंटरव्यू का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो किस तरह का था। मेरा सबसे पहले हुआ था, टेस्ट हुआ था, उन्होंने यूनिवर्सिटी आके टेस्ट लिया था। टेस्ट में ये हुआ था कि उन्होंने जो टेस्ट में प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, और साथ साथ वो भी होते हैं जो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स होती हैं लीड कोड हैकरिंग पे होती हैं। तो एमसीक्यूज और ये दोनों चीज़ों का होता है, उसके बाद मार्किंग वगैरह करते होंगे वो। फिर उसके बाद आपका फिर होता है जो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ये होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। एक तो आपके जो होते हैं सवाल वो कुछ इस तरह का होता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, चाहे लिंक लिस्ट से रिलेटेड ना, कि इस तरह की चीजें लिंक लिस्ट को रिवर्स करके दिखा दें, लिंक लिस्ट सर्कल लिंक लिस्ट को, साइक्लिक लिंक लिस्ट को आप कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दें, और इस तरह के सवाल होते हैं। उनको आपने एज अ वहाँ कोडिंग लैपटॉप से नहीं करना होता उनके सामने, आपने जस्ट लॉजिक बतानी होती है और सूडो कोड उसका लिखना होता है। सूडो कोड आप पेज पे लिखते हैं, मैं सूडो कोड पेज पे लिखा था। फिर उसके बाद क्वेरी होती है, क्वेरी जरूर आपसे लिखवाते हैं।
क्वेरी की भी लॉजिक चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने उसको चला के और कंपाइलर पे दिखाना है, वो भी उसमें लॉजिक चेक कर रहे होते हैं कि लॉजिक सही लगा रहा है बंदा, नहीं लगा रहा। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, उससे आप का कुछ पूछ लेते हैं, अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन साइकिल के स्टेप्स बता दो, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। फिर जो बेसिकली सवाल ऊप से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, पिलर्स मैंने ऊप के बताए, उनमें से बहुत सवाल आते हैं जो पिलर्स ऑफ ऊप होते हैं। और मतलब बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मैंने जो I2C में दिया था, टेक्नोलॉजिक्स में दिया था इंटरव्यू, तकरीबन एक ही फॉर्मेट पे होते हैं, आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी उसी तरीके से आ रहे होते हैं। आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्रामिंग के, जो ये कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी तकरीबन उसी फॉर्मेट पर आ रहे होते हैं। और एक जो बेसिकली सवाल है, आप लोग जब इंटरव्यूज लेने जाएं तो आप लोग ये जिनसे सारे हैं ना, गुरु 99 हो गया, जीक्स फॉर जीक्स हो गया, टॉप 50 जो होते हैं ना क्वेश्चंस, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टॉप 50 में यहाँ सर्च करके आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ। टॉप 50 DSA क्वेश्चन मैंने बेसिकली इंटरव्यूज के लिए इस तरीके से ही तैयारी की थी कि आप जब इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो टॉप 50 क्वेश्चन और टॉप 100 क्वेश्चन बेसिकली हर तरह के ना आप देख लें किस तरीके से आ रहे होते हैं इंटरव्यूज, वहीं से देख लेंगे। अगर कोई भी इंटरव्यू ले रहा है तो उसके बाद इतना फारिग टाइम तो होता नहीं है कि आपके इंटरव्यू के लिए आप पहले वो बैठ के तैयारी करें, अच्छा इससे क्या क्या पूछना है, तो वो आपके खुद भी वो वहीं से देख रहे होते हैं सवाल के टॉप 50 क्वेश्चन कहीं से उठाए और पूछ लिए, तो आपने भी उन्हीं साइट्स पे चले जाना है, तो और वहां से आप लोगों ने तैयारी कर लेनी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये डेटा साइंस के भी यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस खोले हैं, यहाँ से हम स्क्रीन शेयर करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कहाँ गई। अच्छा, तो हम अगर अच्छा, तो ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये गुरु 99 पर आपने अगर टॉप 50 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के निकालते हैं, चाहे DSA के निकाल लें, आप उसके निकाल लें, ऊप के निकाल लें, टॉप 50 क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने तैयारी यहाँ से नहीं करनी। यहाँ सिर्फ आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखिए यहाँ आंसर बहुत लिमिटेड सा लिखा हुआ है, सिर्फ आपने यहाँ पर आपने यहाँ से क्वेश्चन देखने हैं। ये यहाँ स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिखे होंगे, आगे एडवांस क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपने जस्ट क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन को आपने कॉपी करना है, कॉपी किया और इसको आपने जाके जीक्स फॉर जीक्स पर पेस्ट कर देना है। जीक्स फॉर जीक्स पर आपने उसका जो है ना आंसर आपने देखना है, थोड़ा इन डिटेल देखना है, और बेशक 3 से 4 प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, लेकिन आपने क्वेश्चंस जो है ना बेसिकली जीक्स फॉर जीक्स से आप 50 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर देख लें, फिर देन 30 क्वेश्चन किसी और वेबसाइट से देख लें, टॉप 30 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ DSA, और इस तरह क्वेश्चंस आपने बेसिकली डिफरेंट साइट से 100 मोस्ट जो होते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट के आपने जरूर प्रिपेयर कर लेने। आफ्टर आप अपनी जो ओरिजिनल तैयारी है वो तैयारी कर लें, उसके बाद आपने ये चीज जरूर करके जाए, ये नहीं कि आप सिर्फ टॉप 50 कर रहे हैं बाकी तैयारी को छोड़ दिया, ये चीज आपने जरूर करनी है। एंड और आपका ये होता है कि आपने जब सही से अपनी तैयारी की हुई है, बाद में ये टॉप क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से ना आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और भी अच्छा क्वेश्चन? बिलाल, मेरा ख्याल है कि स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं और एंड करके फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, एक सवाल होता है मोस्टली ना स्टूडेंट्स में कि हम जो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर जो कंपनीज होती हैं, फैंग कहते हैं, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनमें कैसे जा सकते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है। तो उसमें आप कोडिंग के थ्रू ही जा सकते हैं आपने। और दूसरी चीज होती है, आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करते हो ना, फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप डिफरेंट तरह के स्टैक्स, शफीका इकबाल, आपने जो गूगल की सेंसेशन थी डेटा इंजीनियर गूगल है, तो आप अगर उनका भी अगर आप पाथवे आप देखें तो उन्होंने भी यही किया है कि प्रोग्रामिंग देन फ्रीलांसिंग में जिनसे टॉप के टेक स्टैक्स हैं उन पे काम किया और सही से काम किया, और देन शी लैंडेड इनटू गूगल। तो बेसिकली ये जो 2 से 3 चीजें हैं ना, इन पे आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसे, लीड कोड वगैरह से। दूसरी चीज आपने जो डेवलपमेंट, कंपनीज की डेवलपमेंट आपने, जैसे आप नॉर्मल जैसे किसी भी अच्छी कंपनी में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2-3 साल आपने जॉब की है, साथ आपने फ्रीलांसिंग की है, उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग आपने करके
और आपका ये ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि डेवलपमेंट फ्रीलांसिंग में डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मिल गया, हर तरह का एक्सपीरियंस मिल गया आपको, ऑलराउंडर वाला एक्सपीरियंस मिल गया, और साथ आपकी प्रोग्रामिंग भी आपकी उसको साथ साथ आपने देखा कि आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, देन आपने गूगल में अप्लाई किया, आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के इंटरव्यू होगा, वो भी लीड कोड की इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन से आते हैं, आपने वो किया, और देन आपने जो होगा आपका उस फील्ड से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा, देन यू कैन लैंड टू दैट जॉब। और बेसिकली मोस्टली ये बड़ी जो कंपनीज हैं इस तरह की फैंग रिलेटेड इस तरह से होता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि अगर हम जो रिमोट कंपनीज हैं, जो रिमोट कंपनीज आजकल बहुत पे कर रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग चल रही है एवरेज पे, वो अराउंड 120 के अराउंड है, 1,20,000 के अराउंड एवरेज चल रही है। सो 110,000 और या 120,000, 1,20,000 के अराउंड एवरेज चल रही है। तो लेकिन अगर हम बात करें रिमोट की, अगर आप रिमोट अच्छी जॉब अगर आप ले लेते हैं तो 4 लाख स्टार्टिंग पर आप इजीली जॉब ना अटेन कर सकते हैं, अगर अच्छी रिमोट के लिए आप ड्यूरिंग डिग्री प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुणाल कुशवाहा का एक यूट्यूब चैनल है, इंडियन यूट्यूबर है, वो आपको रिमोट जॉब कैसे लेते हैं वो आपको जरूर गाइड कर सकते हैं। कि उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ अराउंड 5 to 7 लाख पर पाकिस्तानी रुपीज आई थिंक इसके उन्होंने एक रिमोट जॉब उन्होंने ग्रैब की थी, और उसका आप पाथवे वहां से जरूर फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो एवरेज ये चल रही है जो मैंने बताई है। और नॉर्मली जो और हम किस चीज को डिस्कस कर सकते हैं बिलाल अभी? मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ, उनको एंड करके फिर क्वेश्चंस लेते हैं। स्लाइड्स विजिबल है सबको? हाँ, स्लाइड विजिबल है। अच्छा, जीपीए पर एक बात कर लेते हैं। मोस्टली बच्चों का ये होता है कि जीपीए नहीं आ रही, जीपीए नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं डिग्री। पहली तो बात ये है कि जीपीए अगर पहली तो बात ये कि जीपीए आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन केस जीपीए आपकी नहीं आई, किसी भी वजह से नहीं आई, ये नहीं कि जान के नहीं आई तो आप डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती। जीपीए नहीं आई तो आप अपना जो बाकी जो चीजें हैं वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग? वही जो मैंने चीजें बताई हैं, प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको सोशली आपको अपनी जो आपकी जो अचीवमेंट है प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं सोशली आप प्रेजेंट करें। लिंक्डइन पर ब्लॉग लिखें, मीडियम के ऊपर कोई भी आपने चीज डेवलप की है फ्रीलांसिंग के थ्रू डेवलप की है उसका ब्लॉग बनाएं, लिंक्डइन पर पोस्ट करें, ताकि दुनिया को जब तक आपको पता नहीं होगा आप उसका कोई फायदा नहीं है। आप दुनिया को आपको पता होगा तो ही आप जो है आप कहीं अच्छी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं दुनिया को बताएं। और दूसरी चीज हाँ, और कोई चीज हाँ, जीपीए पर बात कर रहे थे ना, तो जीपीए का ये, अगर जीपीए आपकी अच्छी नहीं भी आई तो आप उसको दूसरे जो चीजें हैं ना उनसे आप उसको कवर अप जरूर करें, कि आप फ्रीलांसिंग करें अच्छी। और ये नहीं कि फ्रीलांसिंग का वीडियो एडिटिंग में स्टार्ट हो गए हैं, फ्रीलांसिंग करनी है तो अपनी फील्ड की फ्रीलांसिंग करें, वेबसाइट डेवलपमेंट पे करें, मोबाइल डेवलपमेंट पे करें, डेटा इंजीनियरिंग में कर लें, मशीन लर्निंग पे करें, अपनी फील्ड की फ्रीलांसिंग करें जिसमें हमने जॉब करनी है, तब आपको अच्छा फायदा होगा। अदरवाइज आपको एक वक्त में आपको आता रहेगा ऐसे ये यार पैसा आ रहा है, बट उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक होता है, बट अगर आपने प्रॉपरली उसको परस्यू करना है अगर आप, तो वो आपको उसी फील्ड में आप इंटर्नशिप करें जिसमें आपने अपना करियर परस्यू करना है। तो बेसिकली ये इस तरह से आप उसको कवर अप भी कर सकते हैं। और बिलाल कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास हो? कोई ऑडियंस से देख लें किसी का क्वेश्चन है? जी, कोई क्वेश्चन अगर करना चाहता है तो हैंड रेज करें, हम उसका माइक अनम्यूट कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह चैट जीपीटी आज काफ़ी स्टूडेंट्स को यानी कि ये लर्निंग को काफ़ी और ये जो है ना ओवरकम कर रहे हैं,
तो काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए स्टूडेंट जो हमें चैट जीपीटी को किस वे में यूज़ करना चाहिए, यानी कि पहले होता था कि अब प्रोग्रामर है जो वो अब कोई एरर आ गया तो गूगल पे सर्च करना, कोई लर्निंग काफ़ी अच्छी होती थी, तो अब जो है ये एरर डाले होगा तो उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो अच्छा किस वे में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको बेसिकली कोड आपको आपका लिखना मेन जो फोकस है, वो मेन जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, कोड लिखना नहीं होता, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैं आपको इंडस्ट्री की बात बताऊं, इंडस्ट्री में हम भी चैट जीपीटी बहुत यूज़ करते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम चैट जीपीटी पर जो है उससे हम लॉजिक लेते हैं, और जो चीज़ हमारी हफ्ते की होती है हम एक दिन में कर लेते हैं चीज़, फ़ायदा उसमें हमारा ही हो रहा है। स्टूडेंट्स का ये कि अब ज़ाहिर बात है ये इसमें फिर वो एजुकेशनल उसका वो आ जाता है कि जो पूरा सिस्टम चल रहा है, अब वो थोड़ा सा रिवाइव मेरे ख्याल से होने की जरूरत है कि वो, अब ज़ाहिर बात है अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल रही है, अब वो चैट जीपीटी से 5 मिनट में कर सकते हैं, तो आप क्यों उस पर इतना टाइम लगाएंगे। तो आपको जो बेसिकली एज अ स्टूडेंट आपको चीज़ चाहिए, आपको कम से कम आपकी ना, अगर आपने लीड कोड और हैकर रैंक पर आपने इजी क्वेश्चंस की आपकी लॉजिक बनी हुई है ना, आपने आपको उनके ऊपर आपकी वो एक ग्रिप है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उसको एफिशिएंटली चैट जीपीटी से कर लिया, तो कॉपी पेस्ट नहीं किया। हम जो सेकंड सेमेस्टर में होते थे, हमारे एक सर होते थे, वो प्रोग्रामिंग में मेन रूल एक बताया करते थे कि आपको कोई क्वेश्चन है, उसमें गूगल की बात होती थी, गूगल से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अब चैट जीपीटी आ गया। तो वो ये होता है, वो कहते थे कि आपने कोई भी प्रॉब्लम उठाई है, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर में आप कोई भी सवाल कर रहे हैं, तो वो सारे सवाल आपके स्टैक ओवरफ्लो, जीक्स फॉर जीक्स पे पड़े होंगे, पहले से गिटहब पे पड़े होंगे। तो हम लोग कहते थे यार हम वहां से पेस्ट कर लें तो हम तो फिर भी कर लेंगे। तो वो कहते थे देखिए आपने करना ये है, आपसे प्रोग्रामिंग करनी है, पहली दफा नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, आपने जाना है, सर्च करना है, उसका सोल्यूशन उठाना है, सोल्यूशन को समझना है, सोल्यूशन को समझ के आपने उसको एज अ स्टूडेंट उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि आपने कॉपी पेस्ट किया, चला दिया, ये तो चल गया। उसमें ये होगा कि आपका लॉन्गर रन में नुकसान होगा। जब एक बार इंडस्ट्री में आ गए, चाहे उसको आप कॉपी पेस्ट करते रहें, क्योंकि जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपने सैलरी लेनी है कंपनी से, सैलरी कर लेनी कंपनी से किस चीज़ की लेनी है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की लेनी है। और आप कंपनी को चाहे चैट जीपीटी से पूछ के आप प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं या खुद कर रहे हैं, कंपनी को तो इससे कोई गर्ज नहीं है ना। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको प्रोग्रामिंग की बेसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आप उस प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट करके एज इट इज नहीं चला रहे, और आपको पता ही नहीं उस प्रॉब्लम उसमें उस कोड में हो क्या रहा है, देन आपका नुकसान है। और अगर आपको पता है कि आपने उस प्रॉब्लम का आपने आंसर देखा है, उसको समझ के आपने उसका रेप्लिका बना लिया है, तो इट्स वेल एंड गुड। कि आपको पता है कि आपको डीबग भी करना पड़ता है, तो आप उस कोड को डीबग कर सकते हो, तो इट्स वेल एंड गुड। अनटिल अनलेस उसको कॉपी पेस्ट एज इट इज नहीं कर रहे, और उसको आप कह रहे हो अच्छा मुझे तो, अब मेरे पास आया है एक सवाल आया है, उसको मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया, चैट जीपीटी ने आपको एक आंसर दिया, आपने उसको कॉपी किया और आपने चला दिया, और अच्छा ये तो चल गया है, तो उसमें आपका नुकसान होगा। बट ये कि अगर आपने उसका जवाब देख लिया चैट जीपीटी से, उसको समझ के कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसको किया है, तो देन आपका फायदा है। एज अ स्टूडेंट बाद में इंडस्ट्री में आप जाहिर बात है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आप चाहे उसको जैसे मर्जी करें, लेकिन एज अ स्टूडेंट आई वुड प्रेफर कि आप लोग ना इसको चीज को समझ के कर लें, रेदर देन कि उसको वो आप बिल्कुल ही वो करें, कॉपी पेस्ट करें। जी अच्छा बिलाल, एक क्वेश्चन मैं आपसे जो है वो कर लेता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स के भी होगा कि जिस तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मतलब जीपीए ठीक है अच्छा आ गया है, तो उसके बाद कई स्टूडेंट्स का होता है कि विदाउट एनी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फर्दर अब्रॉड एमएस के लिए या फर्दर एमएस के लिए वो कंटिन्यू कर देते हैं, और फिर एमएस के बाद फिर देख रहे होते हैं कि हम इंडस्ट्री में जाएं ना जाएं। तो अब ग्रेजुएशन के बाद पूरी तौर पे एमएस में एडमिशन लेना, ख्वाह वो अब्रॉड हो या पाकिस्तान में ही हो, विदाउट एनी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इसको आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें। अच्छा, पहले इसमें एक जिनसे आपने सवाल पूछा ना, तो जीपीए की बात भी आ गई। जीपीए मैटर कहाँ करता है? वो जीपीए आपका मैटर बाहर, जब अगर आपने फॉरेन स्टडी के लिए बाहर जाना हो, तो तब जीपीए मैटर करता है। तो अनटिल अनलेस आपने अगर पाकिस्तान में कहीं भी सिर्फ डेवलपमेंट बैठ के करनी है, देन आपका जीपीए इतना खास मैटर नहीं करता। अगर आपने फॉरेन स्टडी के लिए जाना है, तो जीपीए मैटर करता है। और लेकिन ये भी नहीं है कि वहां जिंदगी खत्म हो जाती है, लो जीपीए के साथ भी आप जा सकते हैं, इतना मसला नहीं। लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं फिर जा सकते फॉरेन स्टडी के लिए। फॉरेन स्टडी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो फॉरेन स्टडी है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करें, और स्कॉलरशिप में आपका वही जीपीए वगैरह मैटर करता है, ग्रेड्स वगैरह, और आप स्कॉलरशिप के लिए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा तरह का होता है कि आप जैसे जर्मनी या इटली में आप लोग एमएस करने जाते हैं, तो
जर्मनी और इटली में आप लोग अगर एमएस करने जाते हैं उसका प्रोसेस उसका एट द एंड ये होता है कि आपका एडमिशन हो गया। जर्मनी में आपका अगर आपका बहुत ही कोई गंदा जीपीए है ना तब आपका नहीं होता। अगर नॉर्मली आपका एक डिसेंट जीपीए भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। अच्छा जीपीए हो तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है एमएस के लिए जर्मनी में। जर्मनी में बेसिकली मोस्टली लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहां पर आईटी इंडस्ट्री भी अच्छी है और वहां पर आपको आपकी स्टडीज फ्री होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो आपने जस्ट जो खर्चा आपका होता है वो होता है आपका ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का होता है। $11,000 आपने 11,000 यूरोस का आपने अकाउंट खुलवाना होता है। तो 11,000 यूरोस अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो लेकिन ये है कि आपको बस ये ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और देन आप अप्लाई करते हैं और आप जर्मनी के लिए आप अप्लाई कर 1 साल में तकरीबन आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और आप 1 साल बाद आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में एमएस के लिए ना एडमिशन हो जाता है। तो वहाँ पर अब ये है कि अब अगर तो आप फ़ौरन बाद बाहर बेसिकली जाना क्यों है? देखिए अगर तो आपने बाहर जाना है कि अच्छा मैंने बाहर सेटल होना है तो देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप जर्मनी के लिए आप जो है किसी भी कंट्री की जर्मनी मोस्ट फिजिबल ऑप्शन होता है कि अगर आपने बाहर सेटल होना है क्योंकि वहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं होती, सिर्फ आपके ब्लॉक अकाउंट के पैसे लगते हैं। वो भी ये कि वो आपके ही पैसे होते हैं, वो जस्ट आप अकाउंट खुलवा लेते हैं बाहर जाके आप थोड़े बहुत पैसे लगते हैं पहले, बाद में खुद अर्न करना शुरू हो जाते हैं उसको आप कर लेते हैं ओवरकम कर लेते हैं और वो पैसे आपके ज़ाया नहीं होते। और लेकिन अगर हम बाहर जब फॉरेन स्टडी में जाना क्यों है? अगर तो आप बाहर आपने सेटल होना देन इट्स वेल एंड गुड कि आप बाहर से एमएस कर लें। अदरवाइज अगर आपने आफ्टर एमएस आपने दोबारा डेवलपमेंट करनी है तो देन उसका फायदा नहीं है। अगर तो आपने एमएस के बाद टीचिंग के लिए कंटिन्यू करना है, रिसर्च करनी है, पीएचडी वगैरह करनी है, देन उसका फायदा है। आप बाहर से एमएस करें, एमएस के बाद पीएचडी करें, आप रिसर्च कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में, आप लोग यूनिवर्सिटीज में एज अ टीचर जा सकते हैं, प्रोफेसर जा सकते हैं, देन उसका फायदा है। अगर आपने एमएस करके दोबारा डेवलपमेंट करनी है तो आपने बेसिकली 2 साल ज़ाया करने हैं। क्योंकि देखिए ना, आपने किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको वही एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस आपने लिया है, आपने रिसर्च का एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन आपने फिर कहना है कि मैंने डेवलपमेंट में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आना है, तो आपके 2 साल ज़ाया हुए हैं। बट अगर आपने जाना है कि अच्छा मैंने बाहर सेटल होना है, तो इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस कि आप एज एन आईटी ग्रेजुएट जर्मनी के लिए अप्लाई करें। किसी भी कंट्री के लिए जर्मनी मोस्ट फिजिबल होता है तो उसके लिए अप्लाई किया और वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ब्लॉक अकाउंट खुलवाया, एम्बेसी में आपका प्रोसेस चलता है और आप बाहर चले जाते हैं। 1 साल का प्रोसेस तकरीबन, इससे भी कम लगता है। और अगर आपका जीपीए अच्छा है, 3.5 से या 3.3 से ज़्यादा अच्छा जीपीए, तो आप लोग एआई और मशीन लर्निंग में स्पेशली बाहर स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। अभी लास्ट ईयर में सीनियर थे, उनकी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में आई थिंक मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में आई थिंक हुआ था, उनका पीएचडी हुआ था 5 साल का एआई में मशीन लर्निंग में हुआ था। तो वो बाहर चले गए, यूएस चले गए थे। और तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप पे आप जा सकते हैं अगर आपका अच्छा जीपीए है। अगर आप अच्छा जीपीए है, पहली तो बात ये, अगर आपका अच्छा जीपीए तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। अच्छा जीपीए और रिसर्च करनी है और आपने टीचिंग के डोमेन में या फिर आना है तो आप लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। स्कॉलरशिप बाहर की लगेंगी और आप लोग बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आपने आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो फिर जर्मनी वाले ऑप्शन को जरूर आप लोग एक्सप्लोर करें। जी अली बिलाल, और भी क्वेश्चन? जी किसी ने अगर क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आपने बात की जीपीए के ऊपर, तो अभी देखिए बेसिकली सीएस की जो डिग्री है उसमें आप कर क्या रहे होते हो, आप डेवलपमेंट सीख रहे होते हो, आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस सीख रहे होते हो, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें सीख रहे हो। द थिंग इज कि अब मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है इन चीज़ों में, कि मैं ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ कुछ मतलब स्टूडेंट्स से, लेकिन उनका जीपीए मुझसे ज़्यादा है। तो जब फॉर एग्जांपल जब एफआईपी का टाइम आता है तो उनका जीपीए इस तरह का होता है कि मुझे रिस्क है, मेरे लिए एक रिस्क है कि मैं अगर एक कुछ ज़्यादा अच्छा एफआईपी उठा रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, जिसकी वजह से पहले ही मेरा जीपीए इतना डाउन हुआ है, लेकिन बाकियों का इतना इशू नहीं है जीपीए का, लेकिन वो एक नॉर्मल सा भी एफआईपी कर लें तो वो मतलब कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एक ये है कि जीपीए इतना ज्यादा मुझसे क्यों नहीं लिया जा रहा, हालांकि मैं उनसे बेहतर काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे कोर्सेज हैं जो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते, पाक स्टडीज, आई डोंट नो वेयर इज द इंपॉर्टेंस फॉर दैट थिंग, लेकिन मैं इस तरह आपको का ठीक है बताएं। जी सर। और दूसरा ये कि फिर
अब आपने एक सेकंड क्वेश्चन है इसी से वाले, आपने कहा अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो मतलब ठीक करें, प्रोजेक्ट्स डालें, दुनिया को दिखाएं। तो मैं एमएल कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ एमएल, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसका स्टार्ट पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट्स का कहाँ से लूँ, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ एमएल की, ये अच्छा, आपको उस बात को पूछना। अच्छा आपके मैं आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करने हैं ना, स्टार्ट करने हैं, तो आपने कैगल पर जाना है। कैगल पर आपने जाना है, KAGGLE, कैगल पर जाना है। जैसे गिटहब डेवलपमेंट के लिए ना, कैगल इस तरह आप समझ लें ओशन है फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या डेटा साइंटिस्ट। आपने कैगल पर जाना है, कैगल पर कंपटीशंस होते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर एक वीडियो देख लें कैगल को कैसे यूज करना है और कैगल के फायदे क्या हैं। कैगल पर आपने जाना है, वहाँ हर तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वहाँ पर कैगल कंट्रीब्यूटर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये आपके ना वो बैजेस भी होते हैं। अगर तो आप कैगल जो है ना मास्टर बन गए तो आपको कंपनीज हाथों हाथ उठा लेंगी, मशीन लर्निंग की कंपनीज। कैगल मास्टर अगर आप बन गए कंपटीशन के, तो कंपटीशन में अगर आपने टॉप 1% में आ गए कैगल के, तो आपके देन आपको उसका भी फायदा होता है, पोर्टफोलियो आपका बन जाता है, तो आप प्रोजेक्ट्स तो वहां से उठा सकते हैं। फिर आ जाते हैं जीपीए के ऊपर। देखिए जीपीए जो एक बड़ी सी ना वो एक ऐसी चीज है कि वो आप जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तब वो मैटर कर रहा होता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपने करना क्या है। अगर तो आपने डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आना है, टू बी ऑनेस्ट जीपीए डजंट मैटर। अगर आपने रिसर्च इंडस्ट्री में जाना है तो जीपीए मैटर्स। अगर आपने बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाना है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जीपीए मैटर्स। अगर आपने बाहर जाना है, वैसे जर्मनी में अगर जाना है आपने, अगर आपको थोड़े बहुत पैसे भी हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जीपीए डजंट मैटर। तो डिपेंडिंग अपॉन जीपीए मैटर करता भी है नहीं भी करता। तो बेसिकली 3 से कम, 3 से अगर ऊपर जीपीए तो अच्छा है, जीपीए कंसिडर होगा। और अगर 3 से थोड़ा बहुत कम भी है तो अगर आपने जाहिर बात है रिसर्च और उस तरफ नहीं जाना तो फिर भी चल जाता है। इतना बहुत ही कम नहीं है, मतलब 2.56 है, उससे कम है फिर तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल 3 से थोड़ा बहुत कम भी है फिर भी चल जाता है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में आप, मैं भी यूनिवर्सिटी में था, बहुत वो होता था यार यूनिवर्सिटी में, जीपीए नहीं आया क्या होगा, दूसरे लोगों का जीपीए आ गया तो उनको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपको बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो जीपीए की बेस से नहीं मिलती। अगर आप में पैशन है ना कुछ करने का, तो आप लिंक्डइन वगैरह पर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, आपने कैगल या गिटहब के ऊपर अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने करने स्टार्ट कर दिए हैं, मीडियम पर आप थोड़े बहुत ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप जो दुनिया को शो अप कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ काम, तो आप जैसे इस पाथ पर लगते हैं ना, तो आपको चीज़ें पाकिस्तान में जब ग्रेजुएट भी होंगे तो आपको बेसिकली अप्लाई करना आना चाहिए। आपकी जीपीए नहीं भी अगर आपको अप्लाई करना आता है ना, और आपके ये कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस और आपके ऊप के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपने अप्लाई किया और आपको अप्लाई करना आता है, तो आप वहां पर आप दूसरे जो ऐसे स्टूडेंट जिनका जीपीए लेट्स सपोज बहुत ज्यादा है, तो आप उनको भी आप वो कर सकते हैं, मतलब आप बेसिकली खुद आगे निकल सकते हैं ज्यादा। तो आपको बेसिकली अप्लाई करना आना चाहिए। यूट्यूब पर सर्च करें भाई मैं कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की चीजें, देखिए अगर कोई बंदा भी ना इतनी जॉब्स में अप्लाई नहीं करता। मेरा ऑनेस्टली मेरा इतना ज्यादा कोई जीपीए नहीं था, बट मैंने जॉब्स में बहुत ज्यादा अप्लाई किया था। मैं हर रोज 45 से 50 जॉब्स में अप्लाई करता था, और वही रेशो 1% की होती थी, 100 में से एक जॉब मुझे इंटरव्यू के लिए आ जाती थी अपॉर्चुनिटी। और मैंने 8 से 10 कंपनियों में मेरे ख्याल से छोटी कंपनी का इंटरव्यू दिया होगा, वहां से आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाता है यार इंटरव्यू अब कैसे देना है। जब आपको फिर बड़ी कंपनी की तरफ से आपको इंटरव्यू की आपको आती है के लिए अप्रोच किया जाता है, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है छोटी कंपनी में इंटरव्यू दे के कि आपके लिए हलवा बन चुका होता है। तो अब एक बच्चा बेशक चौके वाला चला गया है ऐसी कंपनी में और वो इंटरव्यू में बिल्कुल चौक कर गया, और एक बच्चा भी कम भी जीपीए बट इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट उसके अच्छे, इंटरव्यू में पहुंच, बेसिकली जो इंटरव्यू जीपीए है वो इंटरव्यू तक मैटर करता है। आप किसी तरीके से चाहे रेफरेंस के थ्रू आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, चाहे आप इंटरव्यू तक आप जो है ज्यादा अप्लाई करने की वजह से पहुंच गए हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, उसके बाद आपका जीपीए डजंट मैटर। उसके बाद आप है और इंटरव्यूअर है और आपने जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो है, तो तब तक बेसिकली यूनिवर्सिटी में होता है, आप क्लास में होते हैं, आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं उसका इतना जीपीए आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, तो उस वक्त आपको लगता है ये बहुत कोई चीज़ है। हमारी क्लास में मैं अगर अपनी बात करूं तो जितने भी जिनका ज्यादा जीपीए भी था कम जीपीए भी था, सारे एक ही कंपनीज में भी जॉब्स कर रहे हैं, और सब जॉब्स कर रहे हैं, सैलरी भी सेम है सबकी।
तो ये कि आप बस जो फोकस करेंगे, आप जो है आप सर्च करते रहें, सर्च करना नहीं छोड़ना। सर्च आपको करना आ गया और कर रहे हैं सर्च, तो जॉब अच्छी मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको इंटर्नशिप मिल जाएंगे। तो ये कि जीपीए रिसर्च के लिए मैटर्स, फॉर टीचिंग इट मैटर्स, फॉर डेवलपमेंट इट डजंट मैटर। तो और अच्छी कंपनीज में जाना है अगर बिल्कुल एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। अच्छा, जीपीए तो उनसे होती है सिर्फ स्टार्ट ऑफ द करियर में मैटर करती है। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन की है तो आपकी तब मैटर करेगी जीपीए पहली जॉब, क्योंकि पहली जॉब आपने जिसने भी आपको देनी है वो आपने उसने किस बेसिस पे देनी है। आप इस बेसिस पे देनी नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो या आप क्यों वो जॉब आपको देंगे। वो आपको जॉब किसी ना किसी बेसिस पे तो देंगे आपको। वो आपको जॉब फिर जो होती है, अगर 1000 एप्लीकेंट्स आ गए तो वो फिर फिल्टर लगा देते हैं, अच्छा जीपीए के बेस पे फिल्टर लगा दिया, तो वहां पर आपके इंटरव्यू तक अगर पहुंच गए हैं देन आपके जीपीए डजंट मैटर। और आप जैसे ही आपका इंडस्ट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर तो जीपीए बिल्कुल नहीं मैटर करती। जैसे किसी बंदे को एज अ 2 साल एक्सपीरियंस पर किसी ने हायर करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो क्यों जीपीए देखेगा, उसने तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस देखना है। तो जीपीए स्टार्ट ऑफ द करियर में बस मैटर करती है, आगे नहीं मैटर करती। और जीपीए सिर्फ रिसर्च इंडस्ट्री और टीचिंग इंडस्ट्री के लिए मैटर करती है। जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए सिर्फ पहले साल मैटर करती है, वो भी बड़ी कंपनीज के लिए, अदरवाइज जीपीए डजंट मैटर जी। लेकिन जीपीए मैटर करती है रिसर्च इंडस्ट्री में, जीपीए मैटर करती है। बाहर अगर आपने जाना है फॉरेन स्टडी करनी है, जीपीए मैटर करेगी। अच्छी जीपीए वाले लोग बाहर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में निकल जाएंगे, और मोस्टली जो अच्छी जीपीए वाले लोग होते हैं बाहर ही निकल जाते हैं अच्छी स्कॉलरशिप पे। तो वहां मैटर करती है। अगर आपने डेवलपमेंट चाहे बाहर करनी है डेवलपमेंट या पाकिस्तान में करनी है, देन जीपीए डजंट मैटर। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। एनीवन वांट टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है कि जो इंटर्नशिप होती है उनको हम किस तरह फंड करें, और जो मतलब इंटर्नशिप होती है उसके लिए हमारी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, या हमें मतलब क्या क्या आना चाहिए। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ और मैं कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेरे लिए मतलब मुझसे वो क्या मतलब वो रखेंगे प्रीरिक्विजिट्स। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि इंटर्नशिप लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको आपकी इजी लेवल की कोडिंग आपने ठीक कर लेनी है लीड कोड और हैकर रैंक पर। देन आपने कोई आपके पास इंटर्नशिप के लिए 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट आपने किए हों जो आपने गिटहब पर भी डाले हों, वो आपने करना है। अच्छे प्रोजेक्ट कोई आप ढूंढ लें यूट्यूब पर के इंटर्नशिप लेने के लिए कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट मैटर करता है, जॉब के लिए कौन सा, कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लें वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट में, या जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना है वो प्रोजेक्ट कर लिया। उस प्रोजेक्ट के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको जो आपने प्रोजेक्ट किया उसका एक मीडियम पर ब्लॉग डाल देना है, ठीक है। वो मीडियम पर ब्लॉग आपने डाल के ब्लॉग में क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या टूल्स यूज किए। और सबसे जो मेन बात है, आप लोगों ने सीवीज अच्छी बनानी है। सीवीज मैं स्क्रीन शेयर करके को दिखा देता हूँ बस जल्दी से कि ये नोवो रिज्यूमे पे आपने जाके सीवी बनानी है। सीवी अच्छी होगी तो आप, और सीवी पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सीवी पर आपके कीवर्ड्स जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए कि आपने जिस जिस फील्ड्स में काम किया हुआ है, जिस जिस उसमें आपने काम किया हुआ है, जिस चीज़ आपने उसमें स्टैक्स पे काम किया हुआ है वो आपका ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ बेसिकली ना सीवी अच्छी होनी चाहिए। नोवो रिज्यूमे के ऊपर आप लोग सीवी बना लें। आई थिंक लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी पोस्ट भी किए हुए हैं कि सीवी कैसी होनी चाहिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप नोवो रेज्यूमे को जाके सर्च कर लें, वहाँ पर अच्छी सी रेज्यूमे बना लें। रेज्यूमे में कैसी बनानी है, वहाँ पर आपने जिन जिन स्टैक्स पे काम किया हुआ है, जैसे उन स्टैक्स को आपने एज अ कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि आगे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं, तो बेसिकली कीवर्ड्स की बेस पर ही अक्सर सीवीज फॉरवर्ड वो फिल्टर आउट कर लेते हैं। सीवी अच्छी बनानी है। फिर वो मैं आप बात कर रहे थे कि आपने ब्लॉग्स लिख लिया है, जो प्रोजेक्ट आपने किया ब्लॉग लिख लिया, ब्लॉग को आपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट डाल देना है। देन ये आपका फिर आपने लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना है। इंटर्नशिप्स कम आती हैं, जॉब ज़्यादा आती हैं वैसे तो। और फिर आप वैसे भी आप जो लिंक्डइन पे एचआर्स ढूंढो, आप सारी कंपनीज के एचआर्स को आप टेक्स्ट कर दो कि जो है आई हैव डन दिस एंड आई एम एलिजिबल फॉर, आई एम लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग, तो प्लीज रेफर मी टू समवन। तो इस तरह के मैसेजेस आप लोग ज़्यादा सारे लोगों को, जितनी आपको अच्छी कंपनी नजर आती है सबके एचआर्स वहाँ के जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उनको भी करें। वो आपकी सीवीज आगे अपनी कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे, आपका चांस होता है आप इंटरव्यू ले सकते हैं और आप हायर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से करके आप
जो होता है प्रोसेस ले सकते हैं, और जितना प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको इंटर्नशिप जॉब आपको मतलब आप जो प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको मिल ही जाती हैं। जी सर आपका लिंक्डइन का अकाउंट अगर आप शेयर कर दें तो। लिंक्डइन का अकाउंट बिलाल आई थिंक चलो मैं इनका अकाउंट जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, फिर दूसरी तरफ मूव कर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीएस के बाद कितना चांस होता है कि जॉब मिल जाए, और एक बीएस स्टूडेंट और एक एमएस का स्टूडेंट है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अगर आपने डेवलपमेंट की जॉब करनी है तो कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपने डेवलपमेंट की जॉब करनी है तो इतना खास फ़र्क नहीं होता, एमएस किया हुआ है, बीएस किया हुआ है तो। लेकिन अगर आपने रिसर्च की जॉब करनी है तो देन एमएस मैटर्स। और अगर आपने उसका जॉब के कितने चांसेस होते हैं, बेसिकली मैं आपको अगर बात बताऊँ ना, अगर आपको जॉब में अप्लाई करना आता है ना, तो आईटी की पाकिस्तान में बहुत जॉब्स हैं। मतलब मेरा भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह के सवाल होते थे कि यार मैं कैसे जॉब में मैं करूँगा कैसे, मतलब मैं अप्लाई कैसे करूँगा। बट ये है कि अगर आपने लिंक्डइन आपने चलानी सीख ली है ना, लिंक्डइन इज द मेन थिंग। लिंक्डइन पर जाएं, लिंक्डइन चलानी एक बार सीख लें आप लोग। और लिंक्डइन जैसे आप लोग फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं, लिंक्डइन पर स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दें। मैंने भी यही लिंक्डइन पर स्क्रॉलिंग स्टार्ट की थी, और आपके पास अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। और वो जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको सामने आना शुरू हो जाती हैं और आपका लिंक्डइन अकाउंट थोड़ा सा मेच्योर हो चुका होता है, तो आपके लिए जॉब ढूंढना कोई मतलब कि आप सारी बात अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं। और आप जो मैंने चीज़ें पहले बताई हैं कि आपने जॉब्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी के ब्लॉग्स वगैरह, और वो अकाउंट कैसे आप लोगों ने कौन कौन से चीज़ें आपने करनी है, वो वाली कोडिंग वाली और थ्योरेटिकल चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ें आप लोग सारी टिक मार्क कर देते हैं तो देन आप मतलब आईटी के पाकिस्तान की बहुत जॉब्स हैं। मतलब मेरी क्लास के तकरीबन 90% लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं। सिर्फ उनकी जॉब्स नहीं लगी जो खुद करना नहीं चाहते थे। मुझे 1 साल हुआ है, सबकी जॉब्स विद इन फ्यू मंथ्स हो गई थी। तो अगर हमारी क्लास की हो सकती है तो जाहिर बात है कि कितना वो नहीं होता। आपने बस प्रोसेस अच्छा फॉलो करना है। प्रोसेस अगर आपने अच्छा फॉलो किया हुआ है तो जॉब इतनी लेनी मुश्किल नहीं होती आईटी की फील्ड में, पाकिस्तान में भी। जी अच्छा बिलाल, अभी कुछ फॉर्म के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्म में हमारे पास अच्छा फॉर्म में जिन लोगों ने फिल किया है ना कि मशीन लर्निंग का रोड मैप या मशीन लर्निंग में हाउ टू स्टार्ट, तो हमारा फर्दर आगे 3 मॉड्यूल्स हैं, उसमें हम ये रोड मैप स्टार्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स किस तरह करने हैं, वो हम तकरीबन चीज़ें कवर करवा देंगे। अच्छा बिलाल, एक क्वेश्चन है कि अमूमन 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर के बाद लोग इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप की जो है ना वो किस तरह की जाए, इनिशियल सेमेस्टर में आप ये कह लें ग्रैब की जाए। ये इनिशियल सेमेस्टर्स में तो जो इंटर्नशिप्स है ना वो पाकिस्तान में तो आपको मतलब मिल सकते हैं। लेकिन आपको देखें ना, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो कोई कंपनी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को क्यों इतनी हाई लेवल इंटर्नशिप देगी? वो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उस बच्चे के ऊपर कि ये लोग आपको फर्स्ट ईयर में आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको जो इंटर्नशिप मिल सकती हैं वो आपको सोशल मीडिया की इंटर्नशिप मिल जाएंगी, कंटेंट राइटर्स की इंटर्नशिप मिल जाएंगी, आपको इस तरह की इंटर्नशिप मिल जाएंगी। लेकिन आफ्टर फोर्थ या आफ्टर सिक्स सेमेस्टर आपको प्रॉपर डेवलपमेंट वाली जो इंटर्नशिप होती हैं वो उस वक्त मिलती हैं आपको। हाँ, दूसरे सेमेस्टर में अगर आपको उस केस में मिल सकती हैं अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर आपने कोई एक भी अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा सीवी के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और ब्लॉग्स वगैरह में शो किया हुआ है, रिक्रूटर को पता है इसने प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप वो शो अप कर देते हैं, तो आप सेकंड सेमेस्टर के बाद भी इंटर्नशिप निकाल सकते हैं। वो क्यों कैसे निकाल सकते हैं? आपने एक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड का आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेना है, वो अगर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आपको इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। मुझे भी जो फर्स्ट टाइम जो मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप मिली थी ड्यूरिंग आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर मुझे मिली थी, तो मुझे इस तरह मिली थी कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, वो अच्छा प्रोजेक्ट हो गया था हमारा, एआई के डोमेन में था वो। उस प्रोजेक्ट की बेस पे मेरा इंटर्नशिप का इंटरव्यू हुआ था और वहाँ मैं एक साल इंटर्नशिप करता रहा था। तो ये कि अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप दूसरे सेमेस्टर के बाद भी अच्छी आप डेवलपमेंट वाली इंटर्नशिप कर सकते हैं अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटी के वो टाइम के साथ चलें तो देन फिर आपको 6 सेमेस्टर के बाद ही मिलेगी इंटर्नशिप।
अच्छा बिलाल, ये जीपीए फिल्टर्स के बारे में कुछ बता दें। जब इस तरह स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जीपीए फिल्टर जो कंपनीज लगाती हैं उसकी वजह से स्क्रीन आउट नहीं हो सकते, तो वो अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें? अच्छा, अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें? अगर तो 3 से कम जीपीए तो उसको लिखें ही ना उस जीपीए को। तो 3 से अगर कम जीपीए उसको सीवी पे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर लेट्स सपोज 2.9 जीपीए तो उसको राउंड ऑफ कर दें 3 के साथ। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके भी आप थोड़ा सा बच सकते हैं उस चीज़ से। या अगर आपका 3 से कम है तो उसको प्रेफर करेंगे ना ही लिखें। अगर 2.9 तक है तो उसको आप राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं। और इस चीज़ को से अगर आपका लेट्स सपोज 2.7 या 2.6 है, बजाय इसके कि आप लिखेंगे और आपको किसी ने कॉल ही नहीं करनी, तो उसको आप लिखें ही ना। आप वो उसको आपने अगर आपने जीपीए नहीं लिखा हो, बाकी चीज़ें आपने वहाँ सारी मेंशन की हुई हैं कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने कौन-सा प्रोजेक्ट किया है, उसके जो कीवर्ड्स हैं स्टैक्स के वो साथ से सारे मेंशन किए हुए हैं। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बट ये कि आपका अगर 2.9 से कम जीपीए उसको लिखे ना, 2.9 है तो उसको आप राउंड ऑफ कर दें। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जो ज़ाहिर सी बात है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल से रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में, एआई एमएल साइबर या इन रिलेटेड फील्ड्स में, तो वो क्या शॉर्ट टर्म या किन चीज़ों की तरफ आए तो वो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं और इन डोमेन्स में जॉब जो है वो अपनी ग्रैब कर सकते हैं? यार अगर तो इलेक्ट्रिकल के मैंने जो अपनी यूआईटी लाहौर में देखा था, इलेक्ट्रिकल के काफ़ी लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ा होता था, ऊपर भी पढ़ा होता था। तो वो मोर और लेस उन्हीं जॉब्स के लिए एलिजिबल होते थे जिनमें हम होते थे। लेट्स सपोज आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाई हुई, तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं? आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जीक्स और जीक्स पे बताए गए हैं, आप उसको कवर कर लें। जो नॉर्मल किसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट से देख लें कौन-कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कवर करके और देन आप जो है कोई जिस डोमेन में आपने जाना है ना, उस डोमेन में आप प्रोजेक्ट्स कर लें। अगर तो आपने बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, तो वेबसाइट के आप 1-2 प्रोजेक्ट्स उठा लें, उनको ओपन सोर्स स्टार्ट कर दें। गिटहब के ऊपर आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स में आप वो कमिट वगैरह करें, उनको ठीक करें, आपका वहाँ से एक्सपीरियंस बन जाएगा। उन प्रोजेक्ट्स को सीवी पे मेंशन करें। तो क्योंकि हमारे यूटी के बैच में मैकेनिकल इंजीनियर्स भी ऐसे थे जिन्होंने इस डिग्री के दौरान अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, मशीन लर्निंग के किए, वेब के किए, प्रोजेक्ट्स करके उन प्रोजेक्ट्स को सीवीज पे मेंशन किया, लिंक्डइन वगैरह पे मेंशन किया और आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और प्रोजेक्ट्स को आप शो करें सोशल्स पे, लिंक्डइन के ऊपर शो कर लें आप, लिंक्डइन के बाद उसके ऊपर सीवी के ऊपर शो करें, इन दोनों चीज़ों के ऊपर शो करें और गिटहब वगैरह के ऊपर आप लोग वो चीज़ें डालें ठीक से। अगर मशीन लर्निंग है तो कैगल के ऊपर डालें, तो आप उस फील्ड से भी आप लोग एज सॉफ्टवेयर की फील्ड में आप आ सकते हैं। चलिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे फर्दर, अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में उसको जो है ना वो कर सकते हैं। चलें, पूछ लें आप। ये क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे मुताबिक मैंने वही पूछना था। अगर मैं सीएस का नहीं हूँ या प्रोग्रामिंग मेरी मेन नहीं है, मेरी इलेक्ट्रिकल है और मैं प्रोग्रामिंग वगैरह अगर मैं कर लेता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल होता हूँ कि उन सीट्स में जो सीएस वगैरह के लिए हैं, क्या मैं उनमें अप्लाई कर सकता हूँ? या अपनी सीवी में अगर मैं इलेक्ट्रिकल लिखना मेंशन करना ज़रूरी है या नहीं? या मैं अपनी उन मॉड्यूल्स को या अपनी उन टास्क को या अपने उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर दूँ कि मैंने ये किए हुए हैं, तो इस लिहाज से मैं इस एलिजिबल हो सकता हूँ, ऑल्दो मैं सीएस का या सॉफ्टवेयर का या इनका नहीं हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें, बस उसमें ये कि आप अगर किसी और फील्ड से आ रहे हैं ना, आपने थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा माइल तो जाना पड़ेगा कि आप थोड़ा-सा हट के थोड़ा-सा काम करें, फिर आप उनके बिल्कुल इक्वल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर ऐसी अक्सर जॉब्स ऐसी हैं वो सिर्फ सीएस ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिल जाती हैं, वो सिर्फ इस बेस पे मिलती हैं कि वो सीएस ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको वो जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन आप उसको कवर कैसे कर सकते हैं? आपने अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने सीवी पे मेंशन किए हैं, लिंक्डइन पे मेंशन किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आपको पता है इन प्रोजेक्ट्स में हुआ क्या, आपने खुद डेवलप किया है, तो आप प्रोग्रामिंग भी आप बेसिक कर लेते हैं। लेकिन आप प्रोग्रामिंग के साथ-साथ आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप दूसरी फील्ड से आ रहे हैं तो सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा, आपको भी प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स अगर आपने उन फील्ड्स में कर लिए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स अच्छे कर लिए और आपको अब आ गया कि यार इस तरह से होता है, तो आप इंटर्नशिप और जॉब में अप्लाई करें और लिंक्डइन और सीवी में उसको ठीक से मेंशन करें। तो देन आप अगर आपने 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो आपको आपको मिल जाती हैं जॉब। मैंने देखी है बहुत से, मतलब आपको
कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपने मेहनत की आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। अगर इन केस अगर मैं इनमें नहीं हूँ सीएस में, तो इंटर्नशिप मेरे लिए भी एलिजिबल होती है? जी, इंटर्नशिप देखें, इंटर्नशिप जो आपको मिलती है ना, कुछ चंद पाकिस्तान में बड़ी कंपनी है जो आपको सीएस ग्रेजुएट्स को लेती हैं। अदरवाइज जो इंटर्नशिप्स होती हैं, आप देखें आपकी छोटी कंपनी है या मिडिल साइज कंपनी है, सैलरीज उनकी इतनी बुरी नहीं होती, सैलरीज भी उनकी अच्छी होती हैं। मतलब इस वक्त स्टार्टअप्स की, लेट्स सपोज स्टार्टअप से लेके जो कॉर्पोरेट सेक्टर तक जो एवरेज सैलरीज है 80,000 से लेके 120,000 तक चल रही हैं। तो ये इसी रेंज के बीच में सारों की सैलरीज होती हैं। तो स्टार्टअप से मिडिल साइज जैसी कंपनीज होती हैं ना, आप स्टार्टअप कर लें स्टार्टअप से। देखिए अगर आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट आपको सारा उसको पता है, आपने किसी छोटी कंपनी में अप्लाई किया है, छोटी कंपनी ने आपकी वो नहीं देखनी आपने कौन सी डिग्री की हुई है, उन्होंने आपका देखना है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है। अगर आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं छोटी कंपनी को, तो वो आपकी डिग्री नहीं देखेंगे। क्यों, मैंने साथ काम किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वगैरह के, वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे। आप स्टार्ट कर लें किसी छोटी कंपनी से, स्टार्टअप में आप 1 साल जॉब करें, जब आपने 1 साल जॉब कर ली है तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में आप सेम है जो कोई सीएस ग्रेजुएट है और उसका 1 साल का एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल सेम जगह पे खड़े होंगे। ये है कि स्टार्टअप से कर लें। स्टार्टअप में आपने, लेकिन स्टार्टअप में जाने के लिए आपको एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट आपने किए हो, सीवी में मेंशन करें। स्टार्टअप में आपका इंटरव्यू होगा, किसी भी छोटी कंपनी या मिडिल साइज कंपनी में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपने पास करना है, वहां पर आपकी जॉब या इंटर्नशिप हो जाएगी। उसके बाद जो है आप 1 साल जब आपने वहां पर कर लिया तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन ये वो पहले आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, और स्टार्टअप और मिडिल साइज कंपनीज में आपको जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप अगर आपकी सीएस ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है बट आपको शौक है, आपने डेवलपमेंट की हुई है, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये आई एम सॉरी, गिटहब और लिंक्डइन, इन दोनों की प्रोफाइल को कैसे मैनेज एक परफेक्ट किया जा सकता है? इसके कोई गाइडलाइंस, कोई चैनल या किसी की कोई एग्जांपल? देखिए अक्सर जो ये होता है ना, लिंक्डइन और उसको गिटहब को कैसे किया। यूट्यूब पर मेरा जो चीज़, जिन चीज़ों को मैं लर्न करता हूँ, मैं यही है कि मैं यूट्यूब पर जाता हूँ। यूट्यूब पर जाके आपने लिखना लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, पता नहीं कि किस तरह कितने लोग आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पर, उन्होंने आपको यूट्यूब को गाइड किया हुआ है अच्छा किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से अच्छा करते हैं। कोई भी 1-2 वीडियोस पकड़े। लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को ठीक कर सकते हैं और उस पर स्क्रोलिंग स्टार्ट कर दें, ज़्यादा स्क्रोलिंग हम उसके ऊपर करें। और जो गिटहब है, गिटहब के ऊपर तो यही है, वीडियोस पकड़ें यूट्यूब से देखें, और गिटहब की रुनसी है ना, गिटहब की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ डालें। वहाँ रोज की रुनसी होती हैं, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, वहाँ ब्लॉग्स वगैरह वहाँ लिखते हैं, और दूसरों के प्रोजेक्ट्स में आप कमेंट वगैरह करना स्टार्ट करें, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोग हेल्प करें, और यूट्यूब के ऊपर सर्च करने की आदत डाल लें। यूट्यूब पे चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे यार मैं लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करूं, और वीडियो देख के आप लोग उसको करें, तो 1 घंटे का काम होता है। मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं होता जिसका आपको देखें, टॉप सर्चेस में जो आता है उसको ओपन करें, देखें कैसे करते हैं और कर लें। चलें बिलाल, आपका जो है ना, आपका टाइम हमने ज़्यादा ले लिया है आज। एक्चुअली क्वेश्चंस भी थे, तो आपका जो है ना हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमें गाइडलाइंस दी। तो जी थैंक यू सो मच आज ट्रैक बिलाल एंड उमैर फॉर द इनविटेशन। तो थैंक यू सो मच। तो there were quite a few wonderful questions, तो सही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू बिलाल। ठीक है, हम इसे एंड करते हैं फिर आज की मीटिंग को। चलिए आप रिकॉर्डिंग एंड कर दें और आज का आप मीटिंग जो है ना वो एंड कर दें।